ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आखिरी 1.5 घंटे में आपकी क्या हो स्ट्रैटेजी, उसी पर रहेगा फोकस। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज बैंकों में रौनक। प्राइवेट बैंकों के दम पर निफ्टी बैंक 150 पॉइंट चला। भारी उठापटक के बीच निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप में कमजोरी। TCS की लीडरशिप में आज IT स्टॉक्स ने दिखाया जोश। निफ्टी IT इंडेक्स करीब 1% चला। आज बैंक, मेटल और फाइनेंस शेयरों में भी दिखी खरीदारी। JP मॉर्गन के डाउनग्रेड के बाद 4% से ज्यादा फिसला भारतीय एयरटेल। 5G कैपेक्स और टैरिफ ना बढ़ने की चिंता से 710 का दिया टारगेट। और कल आएंगे IT दिग्गज इन्फोसिस और HCL टेक के नतीजे। करीब 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू। मार्जिन में सुधार भी संभव। वही HCL टेक के मुनाफे में दिख सकती है 10% से ज्यादा की ग्रोथ। नतीजों से पहले दोनों स्टॉक्स फ्लैट। और आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला। मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट EVX। MG ने भी नई हेक्टर से उठाया पर्दा। Hyundai, किया ने भी लॉन्च की अपनी नई कारें। चलिए, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं अनुज सिंगल, मेरे साथ हर्षिता यहाँ मुंबई से और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे। ऑटो एक्सपो हर्षिता जब सबसे पहला वाला हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, वो एक काफ़ी एक्साइटमेंट थी उसकी। और उसके बाद वो लगातार, स्पेशली जो दिल्ली में रहते थे, वो उनके लिए तो एक फेस्ट हुआ करता था और चले जाते थे, क्योंकि पता था कि ले तो पाएंगे नहीं कोई भी इनमें से। गाड़ी खरीदनी है, नहीं होनी है, जाके देखनी है। खरीदनी तो नहीं, खरीद तो पाएंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट जाके देख तो सकते हैं। और आज भी अमूमन वही हाल है एक्चुअली। जो जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं आज की डेट में, खरीदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट चलिए देख तो सकते हैं। और हम थोड़ा सा, मीडिया वालों को ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा एक गाड़ियाँ एडवांस में झलक मिल जाती है, टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं, टेस्ट ड्राइव करने को मिल जाती है। ये तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो ये ऑटो एक्सपो। चलिए, लेकिन मार्केट की बात करते हैं और एक बेसिक टेक्सचर रख देते हैं, फिर हम इंडेक्स की बात करेंगे जी। क्लियरली जो आज एक मार्केट ने एक वापस सिद्ध किया कि हर चीज़ को करने की जगह लॉन्ग्स और शॉर्ट्स। आज सुबह एक डिस्कशन हुआ था कि शायद लोअर लेवल से मार्केट रिकवर करेगा, और लोअर लेवल्स मार्केट ने रिकवरी की। इनफैक्ट दिसंबर लोज को प्रोटेक्ट किया, लेकिन रिकवरी टिक नहीं पा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये कि वो जो रिकवरी है वो फीबल है मार्केट में, जितनी भी रिकवरी है। और हालांकि रिकवरी दोनों में आई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी रिकवरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और HDFC और HDFC बैंक, इन दो स्टॉक्स ने सबसे बड़ा सहारा दिया है। और इसमें आप इन्फोसिस और TCS को भी जोड़ दें। लेकिन हर्षिता, फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी कॉन्फिडेंस मिसिंग है मार्केट में, और हायर लेवल्स पर सेलिंग भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं। जैसे निफ्टी दिन में एक टाइम पर अच्छा खासा मुंह दिखा रहा था, अब वापस लो पे तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वापस रेड में आ गया, वापस 17,900 के नीचे आ गया। लास्ट के 10 मिनट देखिए तो काफ़ी उठापटक है मार्केट में जी। इस उठापटक के बीच लेकिन जो आउटलायर है वो साफ तौर से निफ्टी बैंक है, वो आज का हीरो है। 41,279 तक ये टूटा था, और वहां से अगर आप देखें एक बहुत तगड़ी रिकवरी, 400 पॉइंट और 42,155 के स्तरों पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। अनुज, भले ही HDFC बैंक लेड हो, थोड़ा बहुत ICICI बैंक में हल्की सी कोशिश हुई है एक्शन लौटने की, लेकिन इस रिकवरी के आधार पर क्या और कॉन्फिडेंस बन सकता है कि आप एक लार्जर तेजी का ट्रेड लें? पहले बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखिए हर्षिता, एक चीज़ है, आज बैंक निफ्टी में एक जो मार्केट ने लेवल डिफेंड किया, वो लेवल डिफेंड किया मार्केट ने अपना 2 दिन दिसंबर के लो से जस्ट 200 पॉइंट ऊपर। जो आज का लो है, दिसंबर का लो था 41,569, 26 दिसंबर का लो। अच्छा, 26 दिसंबर का लो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए सैक्रोसैंक्ट है, लेकिन निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से वो रिकवरी दिखाई, हालांकि वो पूरा खेल 3 मिनट का था, उस 3 मिनट में एक 300 पॉइंट की रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। हम देख रहे थे, मैं और वीरू सुबह शो कर रहे थे, एकदम से बैंक निफ्टी में एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। अगर वो एक बार वो कैंडल ले आते हैं और वो आप देखेंगे कि वो 300-400 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल बनी। उसके बाद 3-4 कैंडल्स नीचे की आई, फिर मार्केट ने थोड़ी कोशिश की वापस ऊपर जाने की, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी ने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को डिफेंड किया है क्लियरली, और जो लोज हैं वहीं से बैंक निफ्टी घुमा है।
ये देखिए, अब तो खैर कैंडल आपको इतने बड़ी दिखाई नहीं देगी, वो जो सबसे बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव आया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा ये उसके बाद छोटी छोटी कैंडल से दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि एटलीस्ट दिसंबर लो मार्केट ने फिर बचा लिया है और यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक फिर की है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अगर चलेगा तभी बैंक निफ्टी चलेगा। एचडीएफसी बैंक ठीक है अब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बड़ी रैली के लिए मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का चलना थोड़ा जरूरी है यहाँ पर। वो थोड़ा सा हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ, 3 रुपए ही ऊपर, लेकिन हाँ पॉजिटिव हुआ है। ये निफ्टी के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है अनुज, क्योंकि 7900 के आसपास हैं हम, एंड और 75 पॉइंट चल जाए तो शायद हम डे हाई पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या उतना दम है? देखिए, उसका कॉन्फिडेंस भले ही ना हो, लेकिन एक चीज का कॉन्फिडेंस मार्केट अब दिखा रहा है कि 17,774 तोड़ने के लिए मार्केट को आपको कोई बहुत, या तो जैसे इन्फोसिस एचसीएल टेक दोनों के नंबर एक साथ खराब आ जाएं, साथ में ग्लोबल क्यूज भी खराब हो, कुछ ना कुछ एकदम से आ जाए, तब जाके वो टूटेगा। वरना मार्केट कोशिश कर रहा है कि 17,800 को डिफेंड किया जाए और क्लोजिंग बेसिस पर तो खास तौर से डिफेंड किया जाए। क्लोजिंग बेसिस पर 17,800 पूरे दिसंबर में नहीं टूटा, मार्केट ने जनवरी में 2 या 3 बार अटेम्प्ट किया उस पर, आज भी अटेम्प्ट किया, आज भी नहीं टूटा। तो 17,800 आपके लिए एक, और हर्षिता यही एक चीज़ होती है कि इसके लिए एक होता है व्यू, एक होता है प्राइस एक्शन। एक प्राइस एक्शन आपको लगातार दिखा रहा है कि 17,774-75 नहीं टूट रहा है, इसलिए हमने एक सुबह भी एक अप्रोच रखी थी कि एक कल के लोग के टूटने के बाद अगर आपको मिले थोड़ा सा तो कोशिश करिए और 17,774 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिए। वो लॉन्ग ट्रेड सक्सेसफुल हुई, लेकिन अब ऊपरी लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज है वो डिक्लाइनिंग है। देखिए, डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज जो होता है वो एक मार्केट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी अंडरलाइन के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होता है। करंट 20 डे मूविंग एवरेज है 18,160, तो पॉसिबल है कि हम एक बार फिर कोशिश करें उस लेवल पर जाने की। अब जब हम कल ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो ये लेवल थोड़ा और नीचे होगा, मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट और नीचे होगा। लेकिन आज एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, एक्सपायरी -1 वाले दिन, नॉर्मली इस दिन ट्रेडर्स प्रिपेयर करते हैं एक बड़े मूव के लिए कि ट्रेंडिंग मूव होगा। आज दोनों के प्रीमियम गिरे हैं, कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम जबरदस्त गिरे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि आज ऑप्शन राइटर्स का दिन है। और मैं वो 5-6 स्ट्राइक्स रख देता हूँ, ये 6 की 6 स्ट्राइक्स जिनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है, 6 की 6 स्ट्राइक्स, इसमें प्रीमियम कम हुआ है, पुट्स में भी और कॉल्स में भी। लेकिन कॉल में कहाँ बिल्डअप है? 17,900 की कॉल में, 17,800, 17,700, सॉरी पुट्स में 17,800, 900 और 700, ये तीनों के तीनों पुट्स में ज़बरदस्त बिल्डअप है। और कॉल्स में देखिए, जो 18,000 की कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 1.62 करोड़ हो गया यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, और 18,100 का 1.35 करोड़। एक मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट किसी तरीके से आज फिर 17,800 बचा के निकल जाए और किसी तरीके से अगर आपको 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो फिर कल हो सकता है कि फिर वो 18,000 का कॉल राइटर शायद फंस जाए, लेकिन अभी उसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी जो है मार्केट इसी तरीके से आपको सताएगा, 17,800 लोअर लेवल पर, 18,000 ऊपर लेवल पर, और इसी बीच में वो पिंग पोंग का गेम है। सुबह जो शुरुआत की थी मैंने कहा था कि मार्केट में पिंग पोंग का गेम चल रहा है, टेबल टेनिस जिसे हम कहते हैं, एक बॉल एक तरफ, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, बस वही चलता रहेगा, उसी गेम को आपको खेलना है बेसिकली। देखते हैं स्मैश करने का मौका मिलेगा या नहीं, और वो बॉल उतनी उछलती है या नहीं। फिलहाल इंडेक्स की बात होगी वीरू, लेकिन जब आप एफनो सेटअप को पढ़ रहे हैं और स्पेशली स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है, तेजी और मंदी दोनों तरफ? देखिए आशा, सुबह सुबह अगर निफ्टी के पास ऊपर मतलब 20 डीमा तक का सफ़र तय करने के लिए, फिर 18,000 को रीगेन करने के लिए कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल थी, जिस पर सुबह अनुज और मैं बात भी कर रहे थे, वो थी निफ्टी आईटी। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने, अगर आप देखें, इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स को छुआ, वहाँ से एक पुल बैक लिया। लेकिन जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात होती है, जो इंडेक्स अपना 20 डे काट रहा था, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो था निफ्टी आईटी। लेकिन इस वक्त आई थिंक 2 और महत्वपूर्ण अर्निंग्स आने से पहले निफ्टी आईटी का बैकफुट पे आना और एक बार फिर से इवन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सरेंडर कर देना, ये थोड़ा सा मायूसी भरा है। मैं सुबह अगर शुरुआती 2 घंटे के ओआई को देखता और इस वक्त यानी ओआई रीशंस पोस्ट 130 देखूं तो थोड़ी मायूसी होती है, क्योंकि निफ्टी आईटी ने अपने सारे लॉन्ग्स गवा दिए, सारे लॉन्ग्स अगर आप देखें। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लॉन्ग सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ था हर्षता निफ्टी आईटी में, स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन वो कोलैप्स हो गया, तो उस पर अब बहुत बात करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन और कुछ स्पेस जहां पे स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ, मेटल्स सेकुलर अगर आप देखें तरीके से अपनी तरफ ओआई खींच रहे हैं। स्पेशली एनएमडीसी को देखिए, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन 7.8, हिंदुस्तान का पर करीब 4.4, हिंडाल्को 3% और नाल्को में करीब 2% का गेन। मेटल्स इस बाजार की अगर आप देखिए वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव से कहीं दूर अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस में प्लेस करे हुए हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है।
फाइनेंस में मैक्स फाइनेंशियल्स, IDFC, HDFC, इनमें थोड़े बहुत लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट विजिबल थे। और OMCs में आज BPCL, HPCL, IOC, इन 3 अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल OI एडिशन हुआ था। लेकिन बैंक्स में बहुत कुछ इंप्रेस नहीं कर रहा है। HDFC बैंक में सुबह एक पुल बैक आया था बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, लेकिन बहुत अगर आप देखें साइजेबल कुछ बात करने लायक नहीं है। बस अगर थोड़ा सा अगर आप देखें जो नेगेटिव चीज़ हुई है बीते 2 घंटे में 3 घंटे में, वो ये कि निफ्टी IT और IT के स्टॉक फ्यूचर्स ने अपने सारे के सारे लॉन्ग्स शेड कर दिए। अनुज, तो क्लियरली वो सभी स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन साथ ही ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली। तेजी और मंदी दोनों की तरफ के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। तो क्योंकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ तेजी वाले स्टॉक्स पहले पेश होंगे, जहां पर आप देखिए TCS आज फुल फॉर्म में। कल इन्फी और HCL टेक के नंबर से पहले खरीदारी साफ देखने को मिली है। HDFC बैंक, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, मैक्स फाइनेंशियल में एक अच्छा सौदा बना है। कल भी हम इसकी बात कर रहे थे और शायद मार्केट को भनक थी कि वो एक्सिस के साथ क्लियरली डील होती हुई दिखाई देगी। AB कैपिटल में आज हम देख रहे हैं करीब 2% तक का इजाफा भी दर्ज हुआ है। फटाफट से कुछ और ट्रेड जहां पर बिकवाली हावी है, भारती एयरटेल, और यहाँ पर जो दरअसल रिपोर्ट आई है और स्टॉक पर एक दबाव का टारगेट आता हुआ, उसी के बाद करेक्शन देखने को मिला है कि 5G पर को मोनेटाइज करना इतना आसान नहीं होगा, ये वो रिपोर्ट कहती है। 3.5% नीचे सिप्ला, लॉरस, SRF, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर 3% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। चलिए अब हमारे साथ हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, जो आपको बताएंगे कैसे पढ़े इन मूव्स को और किन स्टॉक्स पर आपका फोकस होगा। आज फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ गौरांग शाह है। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, राहुल शर्मा और मानस जायसवाल। 2:20 पर भारती एयरटेल में इतनी कमजोरी क्यों है, ब्रोकरेजेस का क्या फिलहाल व्यू बन रहा है, उस पर एक अपडेट लेकर आएंगे। फिर आगे हम बात करेंगे 2:30 बजे कल आने वाले नतीजों की। इन्फी और HCL टेक, आई बेग योर पार्डन, TCS के नंबर्स के बाद इनकी बारी आ रही है। 2:40 पर हमारे साथ 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन राहुल शर्मा देंगे, FNO का सुपरस्टार मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा बताएंगे चार्ट का चमत्कार, गौरांग शाह से समझेंगे मिड कैप फंडा। 2023 का आगाज हो चुका है, शुरू हो चुका है ये साल। अब यहाँ से आगे किन बड़े इवेंट्स और खास तौर से किन स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटीज पर दाव लगाना है, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का चेक भी लेकर आएंगे आपके लिए आगे। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, कॉल्स की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कॉल्स की शुरुआत करते हैं, एक बार हमारा पैनल को आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और गाबा जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे शुरुआत करूंगा। मैं आपकी कॉल लूँ इससे पहले मैं सुबह 11 बजे यूट्यूब लाइव कर रहा था नीरज जी के साथ, तो मुझे किसी ने कहा कि प्लीज़ गाबा जी को थैंक यू बोलने के लिए कि कल आपने भारती एयरटेल की पुट सजेस्ट की थी 3 बजे। वो कह रहे थे कि वो स्टॉक तो आज गिरा, लेकिन पुट उन्होंने कल सजेस्ट की थी, उन्होंने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया उसमें। तो पहले तो मैं उसके लिए हमारे वो जो गेस्ट हैं, वो जो व्यूअर हैं, उनकी तरफ से आपको शुक्रिया बोलता हूँ। और अब बताइए आपकी कॉल इस समय की। वेल, स्टॉक मैंने चुना है आज, थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा सीमेंस का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। बहुत बढ़िया अप मूव मिला था 5-6 दिन पहले, उसके बाद साइडवेज मूव मिला था करीब 3 दिन, और आज एक अप मूव फिर शुरू हुआ है। ट्रेड करा है नियर इट्स हाई, इसका संकेत दे रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है। 2933 पे ट्रेड करा आप, मेरे ख्याल से 2900 का स्टॉप लगा कर चले तो 3000 पॉसिबल है सीमेंस में। हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 3000 देखेंगे। सीमेंस बाय। सीमेंस में बाय। बाय द वे, एक बार जरा मार्केट वापस लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी में एक बार फिर वापस हल्का सा आपको एक निक दिखाई देगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड का। इवन बैंक निफ्टी में भी हर्ष था, वो जो मूव बन रहा था जब हम बात कर रहे थे, शो की तैयारी कर रहे थे, तब 200 पॉइंट ऊपर था। 200 पॉइंट ऊपर था। हाँ, आप देखिए सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर रह गया बैंक निफ्टी। ये ज़बरदस्त, बहुत थकाने वाला मार्केट है ये। इसे कहते हैं टायरिंग मार्केट। इसमें अगर आप हैं, और मैं 2-3 बहुत अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ, वो भी थक गए हैं इस मार्केट से, क्योंकि आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ की डायरेक्शन लें, किस तरफ की कॉल लें। इंट्राडे देखिए, ICICI बैंक, रिलायंस और TCS, ये स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से जो लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग आई है, जो डिक्लाइन आया है, इनकी वजह से आया है बेसिकली। ये देखिए ICICI बैंक वापस फ्लैट हो गया, ऑलमोस्ट रेड में आने वाला है। रिलायंस डे लो पर आ गया है, और TCS भी जो पूरा दिन ग्रीन में रहा है, हालांकि अभी भी ग्रीन में है, लेकिन बहुत हल्का सा नॉक TCS में भी है। जी हाँ, तो ऊपरी लेवल्स पर फिर से दबाव बनता है और मिड कैप इंडेक्स की स्थिति दरअसल थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेगा, लेकिन जो गैप बना था, अच्छा खासा जो गैप था,
वो अब हल्का सा नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कहां पर थे हम मिड आफ्टरनून में, और अब बाजार बंद होते होते वो कैसी दोनों लाइनें एक के पास और करीब आती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल शर्मा, कैसे पढ़ रहे हैं इस ट्रेड को, और स्पेशली कोई ऐसा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है तो बताइए। जी नमस्कार हर्षदा जी, अनुज और पूरे पैनल को नमस्कार। देखिए क्रिकेट में जैसे एक वो सपाट पिच होती है, आईपीएल होता है, रन्स बनाने इजी होते हैं, वो दौर मेरे हिसाब से मार्केट से जा चुका है। और अब आने वाले हफ्तों में मेरे हिसाब से मार्केट टेस्ट क्रिकेट की तरह है। पिच के जो कंडीशंस है वो ज्यादा इंग्लिश कंडीशंस की जहां पर बॉल को मारना इतना इजी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी जो है ये रहेगी। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बड़े इवेंट्स के पहले वोलेटिलिटी रही है। इंडिया विक्स में भी एक छोटा होने की यहाँ पर जगह बनती हुई दिख रही है, और साथ में लीडरशिप यहाँ पर एमर्ज होती हुई दिख रही है पूरे मार्केट में। यानी कि मेटल्स को अगर हम छोड़ दें तो पूरे के पूरे जो सेक्टोरल इंडाइसेस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो सेक्टर लीडर यानी कि बैंक निफ्टी है उसमें कहीं ना कहीं बड़े पिक्चर पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर कॉशियस रहूंगा। मेरे हिसाब से अगर जैसे हम शो में डिस्कस कर रहे थे 17,800 17,775 का लेवल टूट जाता है तो एक क्लियर ब्रेकडाउन ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि जब तक 18,125 के ऊपर हम क्लोज नहीं होते, मेरे हिसाब से यहाँ पर तेजी नहीं ढूंढनी चाहिए हमें। इनफैक्ट प्योरली इंट्राडे ट्रेडर रहे और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें। रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत थकाएगा। आई थिंक अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, मोमेंटम ट्रेडर है, तो ये आपका बाजार नहीं है। राहुल जी, एक्चुअली आईपीएल को तो मैं क्रिकेट मानता ही नहीं हूँ उसको तो मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह से देखता हूँ। लेकिन जैसा आपने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि वो जो एक एनालॉजी है वो काफ़ी सही है कि अभी तक सपाट पिच पर गेम चल रहा था और अब थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जाके टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वो वाला मार्केट है, इसमें अब थोड़ा सा आपको राहुल द्रविड़ भी बनना पड़ेगा। खाली सहवाग बन के काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिफेंस भी करना पड़ेगा। वीरू, ओवर टू यू। जी चलिए, क्रिकेट की व्याख्या हो गई यहाँ पर, और राहुल जी ने भी। राहुल जी अच्छा एक बताइए, इंडेक्स पे तो आप समझ रहे हैं कि इट्स अ टेस्ट क्रिकेट, आपको दिन भर टुकुर 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 करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक फ्यूचर कोई हाथ लगा जिस पे आप प्ले करना चाहेंगे इस वक्त? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए मेटल्स क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और रीजंस हमारे सबके सामने हैं। इनमें से एक सेटअप हमें जो अच्छा लगता है वो है वेदांता का। ये प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट ट्रेड है। स्टॉक में 322 के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा, बट मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर भी वेदांता को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 306 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है कि मेटल इंडेक्स की जो रैली है वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। ब्रॉडर मार्केट शायद यहाँ पर परेशान कर सकता है, लेकिन क्लैरिटी एक सेक्टर में क्लियरली आ रही, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव्स का ट्रैक्शन भी पॉजिटिव है, और साथ ही में प्राइस का जो सेटअप है, चार्ट का जो सेटअप है वो भी काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। तो 340 के टारगेट के लिए वेदांता को बाय कीजिए। पोजिशनल बेसिस पर हमें मेटल्स में यहाँ पर एक अच्छी सेटअप बनती हुई दिख रही है। 340 का लक्ष्य वेदांत, और इनफैक्ट अगर ये मेटल काउंटर्स नहीं होते तो वाकई मार्केट और भी फीका हो जाता आज के दिन। हालांकि वेदांत भी अब आप देखिएगा कहाँ था वो स्टॉक और कहाँ पर इस समय ट्रेड कर रहा है। हल्का हुआ है लेकिन मौका है 340 के लिए। मानस आफ्टरनून, बताइए आप क्या सौदा पकड़ेंगे इस समय? मानस आप शायद म्यूट पर है। ओके तो देखिए हर्षदा जी, अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली करने की राय रहेगी, और अपोलो हॉस्पिटल ने फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे निकला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 100 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फ्यूचर और कैश में नहीं, लेकिन आई थिंक ऑप्शन के थ्रू इसको प्ले करना चाहिए। 4300 का पुट ऑप्शन लेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स का, जो कि 69 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट आपके 110 से 120 की रेंज में रहेंगे। अपोलो आज अगर आप देखें एक शॉर्ट कॉल है और 4300 के पुट, बड़े मीनिंगफुल पॉइंट पे मानस जी ने ट्रेड जनरेट किया है। अगर आप पूरे पोस्ट कोविड यानी 15 जुलाई 2020 के बाद देखें तो अपोलो सिर्फ एक बार पोस्ट क्लोजर ऑफ दैट, आई थिंक कोविड फियर्स जब चले गए, उसके बाद एक 200 डे एक्सपोनेंशियल ब्रेकआउट आया था अप्रैल 2022 में, जब ये स्टॉक 4420 से 22 से घट के 3366 पे आ गया था। तो मानस मतलब आप समझ लीजिएगा कि CY22 के सेकेंड हाफ में मल्टीपल टाइम्स स्ट्राइक किया इसने 200 डेमा को, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। इस बार आप मान रहे हैं मतलब दिस वन इज फाइनल, इस बार कोलैप्स होगा बहुत तहजीब से 200 डेमा के नीचे, क्योंकि 6 महीने में तो नहीं। एक बार प्लीज 200 डेमा ड्रॉप कीजिएगा।
बिल्कुल 6 महीने में नहीं हुआ। 6 महीने में बहुत बार अटेम्प्ट किया गया है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करे, उसके नीचे जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन इस टाइम देखिए 2-3 चीजें हैं। मार्केट का टेक्सचर थोड़ा सा वीक लगता है। अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से कट कर रहा है, जो कि नेगेटिव संकेत है। 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो सब एक बेयरिश ट्रेंड के फेवर में है। इसीलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको कम से कम 100 रुपए, और अगर हम इस ब्रेकडाउन के टारगेट सेट करें तो वो 4080 के आते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति शायद 4080 तक का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, इसीलिए अभी से मंदी का ट्रेड आप पकड़े अपोलो हॉस्पिटल में। राजेश सातपुते, बताइए, तेजी करेंगे या मंदी का एक मौका मिल रहा है आपको? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी, ऐसे लेवल पे खड़े हैं हम निफ्टी में कि हम जो बोलते हैं ना, नरोवा कुंजरोवा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। आप तेजी करो, प्लस भी उठ सकते, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ट्रेडर को बस ये ध्यान में रखते हुए सौदा उठाना है। नहीं तो ऐसा है कि एक आध दिन नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि एक डिसाइसिव मूव मुझे लगता है हमें यहाँ से मिलेगा। जैसे कि निफ्टी की अगर बात करें, थोड़ा मैं निफ्टी पे कमेंट करना चाहूंगा। 17877 पे है मेरे हिसाब से। अगर ये 17850 के नीचे निफ्टी स्पॉट में जाता है तो फिर नीचे का दायरा बड़ा खुलेगा। तो जो लॉन्ग के ट्रेड है उसे भी संभल के करे, और यहाँ से घूमने के चांसेस भी बहुत है। तो दोनों तरफ के ट्रेड में स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। देखिए, जो ट्रेड रहेगा आज के लिए वो रहेगा इंडसइंड बैंक। मुझे लगता है ओवरऑल बैंकिंग में वीकनेस है, और जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक टूटेगा तो कम से कम 1180 तक टूटेगा। तो 1216 पे है, तो यहाँ पे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस होगा 1240 का। लेकिन चूंकि वोलेटिलिटी है, रिस्क भी कम लेता है, तो इंडसइंड बैंक का 1200 का पुट करीबन 25 रुपए पे है, इसे आप बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 16 का, और अगर हम सही ठहरे तो कम से कम मुझे लगता है 45-50 तक ये 1200 का पुट जाएगा। के इंडसइंड बैंक का 1200 का पुट। अच्छा, निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा वापस, क्योंकि अब एक जो पैरामीटर मैं हमेशा देखता हूँ, ऑफ डेज हाई और ऑफ डेज लो। तो ऑफ डेज हाई मतलब दिन के ऊपरी स्तर से कितना फिसला, 110 पॉइंट। निफ्टी जो हाईएस्ट लेवल जो हमने सुबह सुबह देखा था करीब 9:45 बजे, वो जो बड़ी वाइल्ड ग्रीन कैंडल बनी थी वहाँ से। और ऑफ डेज लो से मतलब कितना दूर रह गया, 43 पॉइंट सिर्फ। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है अष्टा, और ये फिर अगेन हमारे किसी दर्शक ने सवाल पूछा था जब हम यूट्यूब लाइव कर रहे थे। ये वाली जो मार्केट की डिक्लाइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पूरी डिक्लाइन में रुपी बहुत स्ट्रांग रहा है। मतलब नॉर्मली एफआई की इतनी सेलिंग हो रही है, मार्केट गिर रहा है, रिस्क ऑफ है, लेकिन रुपी चल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक कारण ये है कि पूरा टेक्निकल कारण है कि डॉलर डिमांड काफ़ी कम हो गई। जो लोग जानना चाह रहे हैं, डॉलर डिमांड काफ़ी कम हो गई, क्योंकि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, हमारा सबसे बड़ा जो डिमांड, जो डॉलर की डिमांड जिनकी होती है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। उनको रशिया से बहुत सस्ता क्रूड मिल रहा है, मतलब काफ़ी सस्ता, मेरे ख्याल से $35-36 पे क्रूड मिल रहा है उनको। एक्चुअली पंप प्राइसेस काफ़ी कम होने चाहिए, लेकिन अब ये कंपनियां जो पुराना लॉसेस है उनको कवर कर रही हैं इसके लिए। तो ये एक फैक्टर है कि डॉलर रुपी उस हिसाब से नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट काफ़ी गिर रहा है। अच्छा, एक मेरे को राहुल जी, गुड आफ्टरनून। मुझे एक एक्चुअली आपसे फॉलोअप लेना था, क्योंकि आपने डिस्कस किया वेदांता। मुझे एक बार हिंडाल्को पर आपका व्यू चाहिए, क्योंकि हिंडाल्को काफ़ी स्ट्रांग है। इस समय भी निफ्टी का टॉप गेनर हिंडाल्को ही है। जी हाँ, देखिए, हिंडाल्को में एक बहुत ही अच्छा बुलिश इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रॉस हुआ है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 सेशन में जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने, मुझे लगता है कि ये मूव के लेग्स लंबे हैं, और कहीं ना कहीं जो बेस मेटल है, यानी कि एल्यूमिनियम के आप अगर चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक बॉटम बनाकर एक बड़ी तैयारी की तेजी की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कॉपर में बड़ी तेजी है, एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है, तो ये रिफ्लेक्ट जरूर करेगा मेटल स्टॉक्स के ऊपर। तो इसलिए मेटल इंडेक्स पे हम काफी बुलिश है, और मुझे लगता है हिंडाल्को में यहाँ पर 540-550 तक के लेवल्स की पोजिशनल तैयारी हो रही है, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी हिंडाल्को को लिया जा सकता है। 487, 480, 490 के आसपास खरीदे। मुझे लगता है कि एक अच्छा 10% का अपमूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एज ए स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 470 का लेवल, जो कि इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज है, ये अच्छा काम करेगा। और पूरे मार्केट में खास करके जब निफ्टी ब्रॉड लेवल्स पर स्ट्रगल कर रहा है, मेटल्स काफी इजी तरीके से एक तरह से जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो निकालते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर प्ले आउट हो रही है, और मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड आपको हिंडाल्को में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, हिंडाल्को पे वेदांता पे काफ़ी बात हुई। और एक चीज़ सुबह याद होगा आपको, जब 10 कदमदार ट्रेड में आज हम बात कर रहे थे राकेश अरोड़ा जी, उनकी बहुत ही, अगर आप देखें, एक
पैनी नज़र रहती है मेटल्स पे, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें उनका कन्विक्शन था। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वो 1 महीने पहले अपीयर हुए थे और उन्होंने NMDC का जिक्र किया था। आई थिंक आयरन ओर के में वो काफ़ी मजबूती एक्सपेक्ट कर रहे थे। आयरन ओर को ये NMDC को लेके आइए आप स्क्रीन पे 128.25, और मैं सिर्फ अगर इसके पिछले कुछ महीने के चार्ट्स में से सिर्फ 4 या 5 दिन या फिर 4 या 5 क्या 3 दिन अगर हटा दूं तो ये एक मल्टी ईयर भी क्यों बोलूं, मैं इसे डेकेड बोलूंगा, ऑलमोस्ट डेकेड हाइस को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। प्रैक्टिकली मई 2012 से लेके अब तक का जो हाई है वो है करीब करीब 153 रुपये 85 पैसे। एक बार इस स्टॉक को देखिएगा राहुल जी, NMDC पे आपका टेक है। एक तो मल्टी ईयर चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है इटसेल्फ, अगर आप देखें फ्लैग पे ट्रेवल करता हुआ, आपका व्यू NMDC पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए NMDC में भी आज एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मेटल्स में सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे मार्केट में भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यानी कि काफी अच्छे सेटअप्स अक्रॉस द बोर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। और NMDC में मुझे लगता है कि अब एक तरह से जो ये 125 का लेवल डिसाइसिवली निकला है, मेरे हिसाब से अब अगला पड़ाव जो स्टॉक के अंदर आता है सीधा आपका 135 140 की ओर आता है। तो मेरे हिसाब से 10% इमीडिएट अपसाइड आपको और देखने को मिल सकती है NMDC में। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि स्टॉक ने आज ही के दिन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छे डेरिवेटिव एक्सट्रैक्शन के साथ ये लेवल निकाला है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मेटल इंडेक्स में ध्यान तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मोमेंटम आपको अच्छा खासा यहाँ पर नफा करा सकता है। ओके, चलिए देखिए मार्केट इस समय फिर थोड़ी सी मतलब डिक्लाइन के मूड में आता हुआ, तो एक काम करते हैं गौरांग जी को भी जोड़ लेते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल आपसे है, ये जो हमने आज डिक्लाइन देखी 1-2 फार्मा स्टॉक्स में, लॉरस लैब्स या फिर डिवीज लैब्स, सिप्ला, इनमें से कोई स्टॉक जो आप बाय करना चाहेंगे एज एन इन्वेस्टर? धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ऐसे तो फार्मा क्षेत्र में करीबन 6-7 नाम है, लेकिन 4 प्राथमिक नाम अगर मैं देखना चाहूं और सुझाव करना चाहूं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा जो कि आज चर्चा में है, और सिप्ला, ये 4 जो नाम है अनुज, हमारा अनुमान है कि कंपेयर टू फार्मा इंडेक्स या फिर कंपेयर टू द पेयर्स आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा बेहतर रुझान आता हुआ दिखेगा अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप इसमें फोकस कर सकते हैं। अब काम करते हैं, एक बात करते हैं आज का जो टॉप इंडेक्स लूजर है भारतीय एयरटेल, उसकी 4% से ज़्यादा की आज गिरावट भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आपको दिखाई देगी। और सुबह ही हमने इसके बारे में एक आपको अलर्ट बताया था कि ये शायद स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। यतिन जुड़े हुए थे सुबह, तो एक काम करते हैं यतिन के पास वापस चलते हैं और जानते हैं कि ये इतनी बड़ी डिक्लाइन क्यों आई, ऐसा क्या कह दिया JP मॉर्गन ने जो मार्केट इतना नर्वस हो गया, और क्या बाकी के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं यतिन, उन्हें लग रहा है कि वाकई में इतना डरने की ज़रूरत है? तो देखिए अनुज, सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारतीय एयरटेल एक रैंक परफॉर्मर रहा है 2022 के लिए, 15-16% का रिटर्न दिया है, और जबकि इंडेक्स आपका केवल 4-5% रिटर्न ही दे पाया। तो कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्मेंस का कारण, और पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक एक्टिव था, कारण ये था कि मार्केट को बिलीफ ये था कि 2023 के शुरुआत में आपको एक टैरिफ हाइक आता हुआ दिखाई पड़े टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा। तो मार्केट का एक होप ट्रेड था कि जो टेलीकॉम कंपनीज इतना बड़ा खर्चा कर रही हैं, 5G पे केपेक्स कर रही हैं, शायद एक प्राइस हाइक जो है अगर वो कर लें तो 5G के कॉस्ट कवर हो जाएंगे, 5G की जो लागत है उस पर रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। लेकिन JP मॉर्गन ने आज सुबह जो रिपोर्ट निकाली पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे, वहाँ इन्होंने भारती को डाउनग्रेड कर दिया अंडरवेट के जो रेटिंग्स हैं उससे, और टारगेट रख दिया 710 रुपये, यानी जो येस्टरडे का क्लोज था उससे आपको लगभग 10% की डाउनसाइड दिखेगी। आज स्टॉक का गैप डाउन इसी वजह से हुआ क्योंकि JP मॉर्गन को लगता है कि बाजार जो 2023 में 10% का टैरिफ हाइक यानी जो प्रीपेड या पोस्टपेड में बढ़ोतरी देख सकता था, वो शायद 2023 साल में आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट उनको लगता है कि जो हिसाब से कंपटीशन हीट अप हो रहा है रिलायंस जियो और भारती के बीच में 5G रोल आउट करने के लिए, तो शायद आपको एग्रेसिव केपेक्स होता हुआ दिखाई दे दोनों ही ये दिग्गज प्लेयर्स के साथ। और क्योंकि 5G एक नई टेक्नोलॉजी है, तो जैसे जैसे कस्टमर इसको ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे फिर एक प्राइस हाइक लेना सेंस बनेगा। तो अभी शायद टेलीकॉम सेक्टर कोई प्राइस हाइक के मूड में नहीं है, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन 5G में एक प्रायोरिटी बनी हुई है, और क्योंकि आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं तो शायद आपका जो 5G का केपेक्स है और जो 5G की लागत है
उस पर रिटर्न्स आपके गिरते हुए नजर आए और शायद आपको बैलेंस शीट पे ज़्यादा कर्ज लेना पड़े क्योंकि आप बिना कैश फ्लो के केपेक्स फंड कर रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न्स जेपी मॉर्गन ने आज हाईलाइट किए हैं। ऑब्वियसली ये जो टेलीकॉम एनालिस्ट हैं जेपी मॉर्गन के रिस्पेक्टेड नाम है और शायद एफआईआईज या जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं अब ये बिलीव करते हैं कि शायद ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया जाए क्योंकि प्राइस हाइक जो एक्सपेक्टेड था वो अभी तक तो हो नहीं पाया है। प्राइस हाइक डिले हो रहा है और इनफैक्ट दूसरी रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि जो भी पॉजिटिव्स थे वो फैक्टर्ड इन है। तो अब तक जो भी इवेंट्स हुए हैं वो बाजार ने पचा लिए। अब जब तक वो प्राइस हाइक नहीं आता शायद ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर ही रहेगा और स्टॉक में देखा है एक बड़ा कट आज के दिन। राहुल शर्मा, भारती एयरटेल आज की भारी गिरावट के बीच अब कितनी और इसकी सेहत बिगड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज हमने 755 के लेवल को भी टेस्ट होते देखा है। जी देखिए, लगातार 4 हफ्ते से हमने लोअर हाइस के सेटअप देखे हैं भारतीय एयरटेल में। वीकली कैंडल्स में कंटिन्यूअस यहाँ पर सप्लाई देखने को मिली है। बट सिल्वर लाइनिंग है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा बाउंस बैक 760 के लेवल से हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अंडरटोन जो है स्टॉक के अंदर वो अभी भी बेरिश ही है। मेरे हिसाब से 760 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ऑनर होता है कि नहीं हमें देखना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज आती है तो यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा फॉल में। और ओवरऑल अगर मैं थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं यानी कि मंथली चार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करने वाला लेवल है। आई थिंक अगर 760 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो एक तरह से जो पूरा का पूरा लास्ट 12 से 18 महीने का जो एक तरह से स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो बिगड़ता हुआ दिखेगा। तो मेक और ब्रेक लेवल्स पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से एक आधा दिन स्टॉक को सेटल होने देना चाहिए, उसके बाद कोई डिसाइसिव ट्रेड ले स्टॉक के अंदर आप पोजिशनल बेसिस पर। बिल्कुल, जो यतिन बता भी रहे थे वो क्योंकि जेपी मॉर्गन की एक्चुअली काफ़ी साख है वो जो एनालिस्ट हैं उनकी, पहले एम्बिट में थे फिर सीएलएसए में थे और ख़ासतौर से टेलीकॉम पर काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी। तो मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया। लेकिन गौरांग, अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि भारतीय एयरटेल एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और एक थीसिस मार्केट का रहा है कि डिओपोली में दोनों प्लेयर्स अच्छा करते हैं और यही एक व्यू की वजह से चला भी है स्टॉक। अब इस डिक्लाइन में आप बाय करेंगे या फिर ये जो जेपी मॉर्गन कह रहे हैं इसको लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे? तो अनुज, हमारी सूझबूझ और समझ कहती है कि खरीदारी का मौका है और एज अ डिस्क्लोजर काफी लंबे समय से भारतीय एयरटेल पर हमारी खरीद की राय रही है। और ये भी वास्तविकता है कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में जो टैरिफ्स है, चाहे वो प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, वो निरंतर धीरे धीरे करके ऊपर गए हैं। 4G को लेकर के अब 5G को लेकर के जो रोल आउट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके का बहुत बड़ा उपभोक्ता बेस है और डेटा यूजेज जिस तरीके से होता है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो करेक्शन आया, मेरे ख्याल से अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो उतावलापन करके नहीं मगर धीरे धीरे करके आप शुरू कीजिए खरीदारी करना। और अगर और गिरावट आती है किसी कारणवश तो आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य जो है वो करीबन 860 से लेकर के 875 का है लंबी अवधि के लिए। के 860 से लेकर 875 तक का लक्ष्य आप रख सकते हैं। एक काम करते हैं, एक बार आप मार्केट पर नज़र डालते हैं, उसके बाद आशीष के पास जाएंगे और समझेंगे कि क्या एक्सपेक्ट करें आईटी कंपनियों से। निफ्टी में इस समय फिर वापस एक हल्की से रिकवरी और बैंक निफ्टी फिर रिकवरी दिखाता हुआ। कितना वॉलेटाइल ये मार्केट, देखिए 200 फिर 50 हुआ फिर वापस 150। तो बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी, लेकिन बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है। 140 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी ऊपर। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में सन फार्मा, फार्मा की जो वीकनेस है उसको थोड़ा डिफाई कर रहा है और इस समय डे हाई पर आकर खड़ा हो गया सन फार्मा का स्टॉक। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अर्निंग सीजन की बात है तो TCS के बाद अब इंतज़ार है इन्फोसिस और HCL टेक के नंबर्स का। तो जानते हैं कि क्या ये कंपनियां डिलीवर करने वाली हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, दोनों नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। 4 सवा 4 के आसपास हमेशा नंबर्स आते हैं दोनों आईटी कंपनीज के। तो हम दरअसल फ्राइडे को इन नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। शुरुआत कर रहा हूं इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस की पहले जो रेवेन्यू मोमेंटम एक्सपेक्टेड है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक्सपेक्टेड है कांस्टेंट करेंसी में 1.25% का उछाल तिमाही दर तिमाही। अगर ऐसा हुआ तो दरअसल ये लगातार 2 क्वार्टर से TCS से बेहतर ग्रोथ डिलीवर कर रहा था। पिछड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि आपको याद होगा TCS ने 2.25% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ डिलीवर करी है, पर TCS ने सरप्राइज स्प्रिंग अप करा था। उनके एग्जीक्यूशन पिकअप हो गया था एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा।
यहाँ पे भी शायद इन्फोसिस हो सकता है एग्जीक्यूशन अपना पिकअप करे, पर ये एक्सपेक्टेशन लार्जली स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रहा है 1.25% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की। मार्जिन्स के फ्रंट पर 33 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, ये बैक टू बैक सेकेंड क्वार्टर होगा जब मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और क्यों? रुपए की जो कमजोरी है उसका फायदा, और जो सप्लाई साइड चैलेंजेस रिड्यूस हो रहे हैं उसका सारी आईटी कंपनीज को फायदा इस क्वार्टर में मिलना है, इसीलिए मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और मुनाफा इसीलिए 7.5% का जंप तिमाही दर तिमाही दिखाएगा। नजर रहती है इन्फोसिस के गाइडेंस पे, ज्यादातर सभी मान रहे हैं, इनफैक्ट कोई नहीं मान रहा कि गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ होगा। जो अब तक की गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की 15-16% की, मार्जिन 21 से 22% के बैंड की। हाँ, इक्का दुक्का ब्रोकरेजेस ये जरूर, जैसे मॉर्गन स्टैनली, वो जरूर कह रहे हैं कि 15 से 16% की जो गाइडेंस का बैंड है इसे थोड़ा सा और नैरो डाउन कर दें, वो 15.5 से 16% की बात करें, लेकिन लार्जली इसी बैंड में रहने वाला है। नजर कहां रहेगी? डिमांड एनवायरनमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री को लेकर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने मॉर्टगेज, रिटेल, टेलीकॉम, हाईटेक, इन सब में स्लोनेस की बात करी थी। और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि क्यू ऑन क्यू लार्ज डील विंस थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डील क्लोजर्स की साइकिल थोड़ी सी अब इलॉन्गनेटेड, यानी कि ज्यादा समय ले रही है। तो अब ये कमेंट्री खासतौर पे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, लार्ज डील्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन्फोसिस साल के हाई से 25% करेक्ट होकर, ध्यान रखें, इस समय कामकाज कर रहा है। मैंने वैल्यूएशंस की पिक्चर भी रख दी है लोगों के लिए। अपने पीक से ये क्या आ गया, तो परसेंट में आ गया, कुछ और आ गया है, मैं ऐसे समझा देता हूं। 28 टाइम्स पे अपने पीक पे वैल्यूएशन, जो आज 21-22 टाइम्स पे इन्फी ट्रेड कर रहा है। हालांकि अपने प्री कोविड औसत से अभी भी प्रीमियम है, तब 17-18 टाइम्स पे ट्रेड करता था। दूसरी कंपनी जो रडार पे रखनी है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। उन्होंने के बाद नंबर्स आने हैं। एक्सपेक्टेशन है डॉलर आय में 3.5% का उछाल। क्यों सबसे अच्छा एक्सपेक्टेशन यहां पर? क्योंकि आमतौर पे सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है प्रोडक्ट्स वर्टिकल के लिए, प्रोडक्ट बिजनेस के लिए, जिसमें HCL टेक की पकड़ ज्यादा है। मार्जिन्स यहां पे भी 80 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होंगे, और ये तब होंगे जब ये अपनी वेज हाइक्स भी फैक्टर इन कर रहे होंगे, तो इनको भी मार्जिन्स के टेलविंड्स का फायदा मिलना है। मुनाफा इसीलिए 10.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगा। HCL टेक ने कुछ ही समय पहले, ये दिसंबर की बात थी, 9 दिसंबर की, जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि यूएस में इन्वेस्टर डे हुआ था, एनालिस्ट डे हुआ था, और अपनी गाइडेंस में उन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन करा था। डाउनवर्ड रिवीजन मतलब इन्होंने कहा था 13.5 से 14.5% कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ, और यूएस में जाके मैनेजमेंट बोला कि उस बैंड के लोअर एंड पे आएंगे हम, 13.5% पे हम डिलीवर करके देंगे। तो अभी ये रिवीजन हुआ है, तो अनलाइकली है अब ये मार्जिन, अब ये गाइडेंस में कोई भी बदलाव इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो गाइडेंस जस की तस रहने वाली है। और ये जो डाउनवर्ड रिवीजन की बात हुई थी, इसीलिए हुई थी कि BFSI, हाईटेक, टेलीकॉम वर्टिकल्स में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फरलोज दिखने को मिल रहे हैं, दिक्कतें दिखने को मिल रही हैं, और हिंट करा था कि प्राइस हाई सिर्फ कुछ नीच सर्विसेज में देखने को मिल रही है। तो अब HCL टेक की कमेंट्री का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो फरलॉस की बात Q3 में कर दी थी यूएस में जाके, Q4 में भी क्या ये एक्सटेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक और दिक्कत की बात थी, HCL टेक ने पहली छमाही में फ्रेशर्स के एडिशन बहुत कम करा है, फिर भी अब तक जो स्टेटेड गाइडेंस दिया था 30,000 फ्रेश हायरिंग करेंगे, उस पे बने हुए हैं ये लोग। तो क्या Q3 में वो हायरिंग पिकअप हुई नहीं हुई, ये हमें देखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इन नंबर्स के अलावा भी जिन पे आपको नजर रखनी है, जिसमें कमेंट्री पे खास तौर पे नजर रखनी है। TCS की मुझे याद है बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी, लेकिन अब HCL टेक और इन्फोसिस की कमेंट्री कैसी रहती है, उस पर मार्केट की नजरें जरूर रहेंगी। और कमेंट्री नेगेटिव नहीं थी, फिर भी बुक टू बिल रेशियो रिड्यूस हो रहा था, तो वो अगर कमेंट्री में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आंकड़ों में हल्का सा दिखना शुरू हो गया। और स्टॉक्स देखिए ये दोनों ही कूल ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। HCL टेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, अब 1% नीचे आ चुका है, फ्लैटिश था कार्यक्रम की शुरुआत में, इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में हम लेकर आए थे इसको। और इन्फोसिस भी अगर आप देखेंगे ये भी एकदम शांत हो चुका है, 1472 के लेवल्स, तो किसी भी समय दरअसल नेगेटिव टेरिटरी में भी स्लिप कर सकता है। अब सिर्फ 3 रुपए की ही बढ़त रह गई है। HCL टेक, इन्फोसिस कल आएंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे 13 तारीख को विप्रो के नंबर्स की। नंबर्स से पहले ये स्टॉक्स थोड़े से सहमते हुए, मानस बताइए, इन्फी अगर ट्रेड मैंने सुबह में ले रखा है, क्या पोजीशंस हल्की करके जाएं कल? हालांकि कल का पूरा दिन भी है ट्रेड के लिए,
लेकिन थोड़ा सा डर बैठने लगा है अब मार्केट में आज के कूल ऑफ के बाद। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि आईटी में हाई लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बहुत सारे स्टॉक्स के लिए। लेकिन अगर मॉर्निंग में आपने एक पोजीशन बना ली है तो मैं समझता हूँ कि चांस लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप डेली चार्ट, इंटरडे चार्ट देखेंगे तो 60 मिनट चार्ट पे एक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन हुआ है कुछ घंटे पहले। तो मेरा समझना है कि 1450 के स्टॉप लॉस से 1450 के स्टॉप लॉस से इन्फी में बने रहा जा सकता है। जहां तक बात एचसीएल टेक की है, और एचसीएल टेक में भी मेरा व्यू ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, क्योंकि एचसीएल टेक ने अभी 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिखाया और आज जब प्रॉफिट बुक देखने को मिली है तो इस टाइम स्टॉक अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 1044 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक में भी बने रहना चाहिए। एक्चुअली शो के शुरू में हमने हिंडाल्को पर एक कॉल ली थी, मतलब फॉलो अप कॉल ली थी। एक बार हिंडाल्को का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। इसकी बात मैंने इसलिए भी छेड़ी थी क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है हर्षदा, वो 636 का था। अब मेटल्स इंडेक्स आ गया 52 वीक हाई पर, लेकिन हिंडाल्को अभी भी 52 वीक हाई से 22 या 23% दूर है। और आज सुबह बात हो रही थी मेरी राकेश अरोरा जी से, तो उन्होंने एक बहुत क्लियरली बोला था कि बड़ी तेज़ी है बेस मेटल्स में और ख़ासतौर से एल्यूमिनियम में बड़ी तेज़ी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर एक मार्केट आपको एक आर्बिट्राज दे रहा है, क्योंकि अगर आप मेटल्स इंडेक्स से कंपेयर करें तो अभी भी 52 वीक हाई में और यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। इसके लिए यहाँ पर एक अभी भी एक शायद ट्रेड बन सकता है। और एक बार मार्केट देखिए वापस वो पिंग पोंग की बॉल अब ग्रीन पाले में, निफ्टी वापस ग्रीन में आ रहा है और बैंक निफ्टी देखिए 225 पॉइंट वापस ऊपर हो गया। तो ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त यहाँ पर गेम चल रहा है। अच्छा, एक दो और स्टॉक की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट राहुल जी से मुझे लेना है कॉल ये BPCL के ऊपर। बहुत क्वाइटली इस महीने 7% का मूव। राहुल जी एक जरा चार्ट देखिए BPCL का, बताइए यहाँ पर कुछ लग रहा है आपको बड़ा होने वाला है? जी हाँ, देखिए सारे OMC काउंटर्स में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। और देखिए जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल जो है वो कंटिन्यूस प्रेशर में है और एक तरह से पॉजिटिव सेटअप इनमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको BPCL में तकरीबन 370-375 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। आज के सेशन में स्टॉक ने एक तरह से जो की रेजिस्टेंस एरिया था 350 का, उसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर नेगेट किया है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। तो BPCL में ध्यान पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 340 का स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग कीजिए, 375 का मेरा टारगेट रहेगा और मुझे लगता है कि 375 के ऊपर हमें तकरीबन 390 तक के लेवल्स भी हमें BPCL में देखने को मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी दरअसल BPCL में साबित होगी। 2% ऊपर सीमेंस आपके लिए फिर से रिविजिट करते हैं 2945 के लेवल्स पर। गाबा साहब का ये पिक था और उन्होंने कहा 3000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा एक्शन अभी भी कायम है। ये काउंटर दरअसल डे हाई के काफी करीब आ चुका है। अब गावा साहब एक दो और ट्रेड्स फिर आपके सामने हम पेश करते हैं। एक तो इंटरग्लोब एविएशन देखिएगा 2% ऊपर, ओपन इंटरेस्ट एडिशन ठीक ठाक है 5.5% तक का। क्या यहाँ पर भी आपको मौके दिख रहे हैं तेजी करने के? जी हाँ, अब तक बाई मोड पर तो है इंडिको। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई करीब 2103 था जो रिसेंट हाई हमने देखा है, उसको लगता है पार कर ही लेगा। इस बार तो लगता है कि इस बार पार कर लेगा। तो ऐसा कुछ होता है तो स्टॉप लगाना पड़ेगा। स्टॉप होना चाहिए करीब 2075 का और ट्रेड करे 2085 पर। तो पहला टेक्निकल टारगेट 2100 टू 2105 पॉसिबल है इंडिको में, क्योंकि कंसोलिडेशन जितना हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि ये प्रीवियस हाई पार कर लेगा। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी और ऑफ कोर्स इंटरग्लोब के फेवर में अब ये स्थिति जा रही है कि स्पाइस जेट प्रेफर्ड एयरलाइन नहीं रही है। गो एयर एनीवेज बहुत ही खस्ता हाल में, और हाल फिलहाल में उन्होंने जो 50 लोगों पैसेंजर्स को ही एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, उससे अब ज्यादा प्रेफरेंस इंटरग्लोब एविएशन की तरफ, इंडिगो की तरफ आती हुई दिखाई देगी। और एयर इंडिया में कोई चांसेस लेना नहीं चाहता है जिस तरह का बर्ताव रहा है हाल फिलहाल में। इधर वेज तो ये स्टॉक आज गेन करता हुआ, लेकिन सीमेंस के साथ मेरी नजर वैसे LNT पर भी गई थी। मानस ये फटाफट आप देखिए स्टॉक 21 के लेवल्स, इनफैक्ट 10 रुपए दूर आज के डे हाई से, और पिछले आधे घंटे में यहाँ पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। नेशनल लेवल से एक बार फिर रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। क्या ये भी खरीदा जाना चाहिए? और देखिए कल भी मैंने मेंशन किया था कि अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 2084 के स्टॉप लॉस के साथ, और आप फ्रेश स्टॉक भी बना सकते हैं क्योंकि जो स्टॉक का अंडरटोन है वो हर्षदा जी काफी बुलिश बना हुआ है। और मेरा समझना है कि स्टॉक इस बार 2130 को ब्रेक करेगा और 2160 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी करंट लेवल से भी LNT में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2084 के रहेंगे।
ओके सर, मैं समझ नहीं पाया उस चीज को कि 54 लोग एक बस में रह गए। 50-55 हाँ 54 मतलब और किसी को पता नहीं किसी लगा। को पता नहीं। और जबकि इस टाइम पे जबकि सारी फ्लाइटें फुल जा रही होती हैं, मतलब 180 लोगों की तो कैपेसिटी होती है मेरे ख्याल से। 30 अगर रोज हैं और 6 बैठ रहे हैं, 180 लोगों की कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट 1/3 आपका पूरा खाली पड़ा है। और बाई चांस जो मिडिल रोज वगैरह में बैठे होंगे उनकी तो लॉटरी लगेगी, कोई अगर आयल वाला नहीं आया तो शिफ्ट हो गए। लेकिन और अनुज, इसमें हास्यास्पद चीज ये है कि अब कंपनी कहती है कि फिर हमने उनको दूसरी फ्लाइट्स पर एडजस्ट कर दिया, लेकिन कॉम्पेंसेट करने के लिए आप हमारी एयरलाइंस पर फिर से ट्रैवल करें जहां आप मर्जी चाहें। डोमेस्टिक कौन जाना चाहेगा? एब्सोल्युटली नहीं। एक्चुअली इशू क्या है इंडिया में, देखिए आज की डेट में ट्रैवल करने लायक सिर्फ मैक्सिमम 2 एयरलाइन बची हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप बुकिंग करते हैं, आप सॉर्ट बाय प्राइस वो अपने आप आता है, उसमें आप देखते हैं, उसमें आप नोटिस करते हैं, आप कोशिश करेंगे कि या तो विस्तारा या फिर इंडिगो मिल जाए। और अगर बहुत ज़्यादा फर्क हो, 4 या 5 हज़ार का फर्क हो, तब फिर आप कंप्रोमाइज़ करके चलो कोई दूसरी एयरलाइन ले लेते हैं। या कई बार क्या होता है कि टाइम जो आपको चाहिए ना, जिस टाइम पे आपको, अच्छा अगर आप सुबह की फ़्लाइट ले रहे हैं, इसका मतलब ही है ना कि आप सुबह की फ़्लाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको उस दिन के काम है। 10 बजे फ्लाइट लेनी है, उसके बाद आके आपको ट्रैफिक में फंसना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन पता नहीं इंडियन स्काइज में जो हो रहा है ना इस समय, वो थोड़ा सा मुझे कई बार वो स्पाइस जेट के भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद तो काफ़ी एक तरीके से कहता है कि इसीलिए मुझे लगता है सुमित दिल्ली जाते हैं तो राजधानी पकड़ लेते हैं। वो तो खैर ओल्ड फैशन ऐसा, उसका भी अपना मजा है राजधानी का। आप सुबह मतलब शाम को 4:30-5 बजे निकलती है। इस सब के बीच वैसे IRCTC चलना चाहिए। आई डोंट नो इफ पीपल आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। हल्का सा ही ऊपर है। ठीक है, एक्चुअली हाँ DS हाई पर आ गया बात करते करते। चलिए काम करते हैं, आप 4 का चौका ले लेते हैं। आज बता देते हैं सस्ता ऑप्शन राहुल शर्मा जी देंगे। FNO सुपरस्टार हमारे लिए मानस जायसवाल जी की तरफ से आएगा। और चार्ट का चमत्कार के लिए प्रकाश गाबा जी बैठे हैं और मिड कैप फंडा गौरांग शाह की तरफ से। तो सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं राहुल जी की तरफ से। राहुल जी बताइए। जी अनुज जी, देखिए बैंक निफ्टी क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि एक 43,000 का यहाँ पर एक रीबाउंड रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी आने वाले 2-3 सेशन में। तो आप 43,000 का जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 19 जनवरी की एक्सपायरी वाला, यानी कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाला बैंक निफ्टी का 43,000 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। तकरीबन 150 रुपए के पास ये प्रीमियम चल रहा है। 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि 300 रुपए तक के लक्ष्य इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली आवरली चार्ट्स पर यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर और एक राउंड मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर टेस्ट होता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ सेशंस में। तो बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस बाय करने की राय है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड अगर इस समय आ रहा है तो निफ्टी का दरअसल 43,000 का कॉल, निफ्टी बैंक का, बेग योर पार्डन, 43,000 का कॉल ही आप लेकर चले। वहीं पर ज्यादा पैसे बनने के चांसेस इस समय देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अगले हफ्ते वाला होगा ना? जी आशा जी, 19 जनवरी यानी कि अगले गुरुवार की एक्सपायरी वाला है। ये अगले हफ्ते वाला ट्रेड है क्योंकि कल ऑफ कोर्स हम एक्सपायरी में उतरते हुए नजर आएंगे। चलिए अब अगला ट्रेड है मानस जायसवाल की तरफ से, FNO का सुपरस्टार। बताइए मानस। तो देखिए FNO के सुपरस्टार के लिए हिंडाल्को पे खरीदारी करने की राय है। देखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 484 से लेकर 490 पे रेजिस्टेंस था जो कि स्टॉक ने आज ब्रीच किया है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो ये एक ब्रेकआउट केस है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 484 के रहेंगे और टारगेट 510 के रहेंगे हिंडाल्को में। और या तो आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, 500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं 16 रुपए के टारगेट के लिए। 16 रुपए के टारगेट हिंडाल्को के आप 500 के ऑप्शन में आ सकते हैं या तो फिर आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट करना चाहें, लेकिन पार्टिसिपेट करिए हिंडाल्को की इस तेजी में। ये है मानस का व्यू। अब लेते हैं चार्ट का चमत्कार गाबा जी से। गाबा जी बताइए। हाँ, मुझे पसंद है इस वक्त वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। फ्राइडे कल है लेकिन आज पसंद है मुझे। 871 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 दिन से एक अच्छा अपमूव मिला है। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा करीब 880 का होना चाहिए। स्टॉप, यस स्टॉप होना चाहिए 865 का, बस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो 880 के टारगेट के लिए एक मौका यूनाइटेड स्पिरिट्स में। अच्छा गाबा साहब, आज तो सिर्फ वेडनेसडे हुआ है, परसों है फ्राइडे, लेकिन
आपका स्टॉक चलने के पूरे आसार बना रहा है, तो मेरे ख्याल में वो फ्राइडे मूड सेट इन होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। गौरांग शाह बताइए, मिड कैप फंड आपका। तो अर्षदा, आज ऑटो एक्सपो में ग्रीव्स कॉटन ने कुछ अनाउंसमेंट की थी और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में कुछ 6 नए प्रोडक्ट्स ये उतारेंगे और जिस दर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं और अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो ये शायद आपको 165 175 तक थोड़ी बहुत लंबी अवधि में जाता हुआ नजर आएगा। तो एक बढ़िया विकल्प है अगर किसी के पास निवेश लायक रणनीति है। मेरे ख्याल से सुबह का भी मिड कैप फंडा यही था, ग्रीव्स कॉटन। आई थिंक होता जी ने दिया था सुबह और अभी गौरांग जी ने भी यही रिपीट किया है, ग्रीव्स कॉटन। गौरांग जी, इसमें मेरा बस एक ही काउंटर सवाल होता जी के लिए बता, आपके लिए भी यही है कि इसमें प्रॉमिस तो इतने साल से है कि ईवी का प्ले है, लेकिन डिलीवरी नहीं है और मतलब ना स्टॉक प्राइस की डिलीवरी ना ही फाइनेंशियल नंबर्स की डिलीवरी, वो कब आएगी? आज मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, मेरे ख्याल से सहयोगी चैनल पर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ने इस चीज को लेकर के अपनी जो कारोबार की रणनीति है वहां पर बहुत ही सक्षम रूप से बदलाव लाया है और न तो सिर्फ लॉन्चेस और प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर के, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें भी प्रभावशाली असर आने के लिए पूरे कदम उठाए हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी कदम और कारोबार की रणनीति मैनेजमेंट ने आज जो मुझे सुनने मिली थी उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि जो हमारा खरीदारी का एक नजरिया है उसको और भी मजबूत किया है। समय थोड़ा लगेगा अनुज, लेकिन एक निवेश लायक स्टॉक बिल्कुल है ये। तक का करेक्शन देखने को मिला है हिस्सा रीसेंट पास्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पिछले 6 महीनों में तो 15% करेक्ट कर चुका है। कंपनी कह रही थी कि करीब 1500 करोड़ तक का ये निवेश करने वाले हैं अपने ईवी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और एक नई गाड़ी का अनाउंसमेंट भी आता हुआ दिखाई दिया था वहां पर। फंडामेंटल्स होपफुली अब डिलीवर भी होते हुए दिखाई देंगे कंपनी की तरफ से। चलिए आपके लिए रिकैप आज के ट्रेड्स का। तो आज का आउट परफॉर्मर हिंडाल्को और इसी के साथ एक बाय कॉल मानस जायसवाल ने दिया था। राहुल शर्मा ने इससे पहले निफ्टी बैंक पर एक 43,000 का कॉल लेने की सलाह दी। टारगेट इनका 300 का है। अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं, ये अगले हफ्ते वाला आपने ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक का। हिंडाल्को 510 के लिए तेजी करे या फिर 500 का कॉल भी आप लेकर चले, वहां पर भी रिजल्ट्स जो हैं वो 16 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। आज 8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 880 के लिए कॉल तेजी का। गावा साहब की पसंद चार्ट का चमत्कार में और गौरांग शाह कह रहे हैं ग्रीव्स कॉटन में एक मौका। जिस तरह की अनाउंसमेंट्स सुनी है हमने ऑटो एक्सपो में। ऑटो एक्सपो की बात की है तो उसकी भी एक झलक अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो मारुति पर ज्यादा फोकस आज के दिन है क्योंकि इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX इस पर से पर्दा उठता हुआ दिखाई दिया और कंपनी दावा कर रही है कि एक बार में चार्ज होने के बाद ये कार कम से कम 550 किलोमीटर तक चलेगी। क्या है खासियत, कैसी दिखती है ये कॉन्सेप्ट का, दीपाली राणा ने जायजा लिया। तो फाइनली मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी। SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है। विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल ये प्रोटोटाइप है तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है। तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई EV प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें।
ये तो बस झलक आई है, लेकिन आगे और डिटेल्स आएंगे। लेकिन हाँ, वो जो माइलेज की बात हो रही कि एक चार्ज में 550 किलोमीटर, वही इंटाइसिंग है, लेकिन 2025 तक का इंतजार करना होगा। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे मार्केट की क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में एक बार फिर निफ्टी 7 पॉइंट ऊपर, लेकिन 17,920 के आसपास। ब्रेक के बाद हमारे साथ राहुल अरोरा भी जुड़ेंगे, उनसे भी डिटेल में होगी चर्चा। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। चलिए ब्रेक के बाद वापस स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। बैंक निफ्टी इस समय 220 पॉइंट ऊपर वापस और ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है फिर से बैंक निफ्टी। ये देखिए लास्ट के 10 मिनट में क्या ज़बरदस्त मोमेंटम इस इंडेक्स ने दिखाया आपको, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है HDFC बैंक, लेकिन इवन ICICI बैंक ने भी एक अच्छा खासा आपको मुंह दिखाया। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं। HDFC हालांकि बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है HDFC, लेकिन उसमें भी तेज़ी है, और निफ्टी में अब मदद कर रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी है। अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ गए निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोरा। राहुल, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये लुक, नया लुक, क्या दाढ़ी बढ़ाने का इरादा है? नहीं अनुज, पहले तो सबसे पहले आपको, आपके परिवार और टीम को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष के बाद पहली बार शायद कहीं लेट ना हो गए, और मुझे किसी ने कहा था कि अब कट ऑफ निकल चुके हैं, इसके लिए मैंने विश नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जिलेट का वॉल्यूम ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ना करें। थोड़ा काम का प्रेशर है, बट ये हो जाएगा। जब आपके साथ बजट पे बैठेंगे तो तब तक हो जाएगा पक्का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर देखिए, अगर ब्रोकर को या ब्रोकरेज के CEO को काम का प्रेशर है तो मतलब तो मार्केट अच्छा है, इसका मतलब तो इसको यही समझा जाए कि मार्केट अच्छा है। भगवान करे अनुज, क्योंकि ये वैसे भी फोर्थ क्वार्टर हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग काफी हद तक इस क्वार्टर में होती है ना। तो जो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस की तरफ एलोकेशन बढ़ते हैं, आपने श्योर आपने देखा होगा कि SIP के जो नंबर्स आए थे कल परसों, वो भी 13,000 करोड़ के एक्सेस में थे, और साइज भी ओवरऑल इनफ्लोज काफी हद तक आ रहे हैं। तो you know, relatively from where the Q1 for our business was to where Q4, it's definitely looking better. उसी पे एक्चुअली मेरे को उसी पे एक सवाल पूछना था राहुल आपसे। इस महीने 10,000 करोड़ की वापस FI सेलिंग हो चुकी है जी, जो ऑलमोस्ट एट पार है डे टू डे बेसिस पे लास्ट ईयर के हिसाब से, और DIs ने सिर्फ बाय किया इस बार 6,000 करोड़। पिछले साल वो पूरा मैच हुआ था। एक जो मुझे एक व्यू मिला था, प्रशांत जैन जी की तरफ से व्यू मिला था कि इस साल FI सेलिंग तो शायद कंटिन्यू रहे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट फैक्टर अभी भी है, लेकिन उतना शायद म्यूचुअल फंड इस बार या डोमेस्टिक मनी उतना ना बाय करे, क्योंकि पिछले साल एक तो इंडेक्स लेवल कम थे और दूसरा इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, तो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इस साल अपॉर्चुनिटी है, फिक्स्ड इनकम में आपको 8-8.5% मिल रहा है, तो इस साल ये रिस्क है क्या मार्केट के लिए फिर? ज़रूर है अनुज, और आई थिंक एक और फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आर वेजेस राइजिंग कमिसरेट टू द इन्फ्लेशन इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल फ्लोज अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स प्रशांत जी तो रेजिंग फंड्स राइट नाउ, बट इफ़ यू टॉक टू मोस्ट अदर म्यूचुअल फंड CIOs, वो बियॉन्ड B20 B30 की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सेविंग्स जो आपकी कोविड की वजह से थी, जो आपने शायद कुछ हद तक फाइनेंशियल एसेट्स में भी लगा दी हैं। दूसरी बात ये भी अनुज के पैसा काफ़ी बन चुका है, जो ऑफकोर्स हेडलाइन इंडेक्स लास्ट 1 ईयर में कहीं गया नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 साल का व्यू लिया था कोविड से, तो 7,500 का निफ्टी 18,500 तो हुआ है। और हालांकि हेडलाइन नंबर 1 साल से फ्लैट है, लेकिन इंट्रा ईयर वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है। युद्ध जब शुरू हुआ था 15,500 निफ्टी गया था, तो वहाँ से भी अगर आपने सही वक्त पर निवेश किया था तो आपके पैसे बने हैं। तो आई थिंक जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा अनुज, फिक्स्ड इनकम है, GSECs हैं, कुछ लोग कमोडिटीज़ में भी पैसा डाल रहे हैं अभी, तो आई थिंक एग्जैक्टली, तो आई थिंक वो जो ब्लैंकेट कॉल था जहाँ आप शायद for the better part of COVID, जहाँ पे आप 80-90% equities में डालते थे, maybe that number will come down to 60-65% because you'll still be equity heavy, but other asset classes have definitely emerged, and I think that will probably make it challenging for the Nifty to keep making new highs this year. अब ऐसी स्थिति में फिर राहुल पैसा कहाँ पर कमिट करना है? हाउ डिफिकल्ट हैज इट बिकम? क्योंकि आप मार्केट ही देख ले, इन द लास्ट 15 डेज ना इधर है ना उधर है, इधर और बीचों बीच है। एक सुबह में तेजी हो जाती है, दोपहर तक सारी वाइप आउट हो जाती है, और वाइस वर्सा। अब आप लोगों का कन्विक्शन क्या कह रहा है? किस तरह के औसतन रिटर्न्स 23 दिला पाएगा? वुड इट बी द स्लोएस्ट ईयर कंपेयर टू द लास्ट 5 years we've seen? I think I would be very surprised if we made a new high and sustained in this calendar year.
दिस इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ टू हार्व्स। पहला जो हिस्सा है मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट हाइक्स का यूएस में भी और इंडिया में भी, वो काफ़ी हद तक फील होगा। लोग अपने जीडीपी प्रोजेक्शंस की तरफ देखेंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की तरफ। फिर आता है आपका मानसून, और मानसून के बाद इलेक्शन की कैंपेनिंग चालू हो जाएगी, जहां पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस करेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ईयर टू मेक मनी, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक फोकस थीम्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर यूएस और यूरोप रिसेशन में जा रहे हैं तो आईटी को खेल के फिलहाल कोई फायदा नहीं है। उसका भी वक्त आएगा। बहुत कमाल की कंपनियां हैं, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड बहुत कमाल के हैं, लेकिन आपने देखा होगा टीसीएस के नंबर्स में भी ऐसा कुछ कोई धमाका नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ उभर के नहीं आया था कि मैं कहूँ कि यहाँ से भी हाँ, यू नो, सो इट इज ऑलमोस्ट प्राइस टू परफेक्शन। एंड टू गो बैक टू योर क्वेश्चन अनुज, आई थिंक अगर जैसे हम सेल साइड एनालिस्ट हैं, आज की डेट में आप किसी भी ब्रोकर का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको FY24 पे कोई प्राइस टारगेट नहीं मिलेगा। वो या तो आपको 24-25 के एवरेज पे मिलेगा या FY25 पे मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि लोग 1 ईयर फॉरवर्ड पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो बाजार डेफिनेटली हेडलाइन पे एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक फोकस थीम्स पे ज़्यादा ध्यान दें इस साल, तो आपका काफ़ी हद तक पैसा बन सकता है। सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, और अगर प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे तो वो रेट भी होंगे, तो रेटिंग एजेंसीज कुड बी अनदर। एंड टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द ईयर आई थिंक अगर इसमें एक वेजेस का भी इम्पैक्ट आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वेदर इट कम्स टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और सब्सिडीज और व्हाटएवर, तो एक सेकंड या थर्ड ऑर्डर बेनिफिशियरी एफएमसीजी की तरफ भी हो सकता है। बैंक्स इज अ कंसेंसस, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि इट्स अ जनरल कंसेंसस बाय, बट आई थिंक सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मे बी टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द ईयर एफएमसीजी कुड बी इंटरेस्टिंग। बिकॉज़ यू आर सेइंग एफएमसीजी और इस सेक्टर को आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, अब तक जो हमने अपडेट्स देखे हैं, बारिंग अदानी विल्मर जो कहता है कि अर्बन और रूरल मार्केट में हाँ पिकअप है हमारे प्रोडक्ट्स का, सब लोग यही कह रहे हैं कि अर्बन में ही पिकअप है। तो ये आपको क्या लग रहा है, सितंबर तक सिलसिला चलेगा कि अर्बन मार्केट परहैप्स लीड करेगा इस ग्रोथ को? देखिए हर्षदा जी, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, एंड वाई इट्स ईटिंग इनटू कंजम्पशन, जो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन देखते हैं, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि दैट इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। जो 100 रुपए की चीज़ 120 हुई है, वो 120 पे ही है। तो अगर आपके वेजेस उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़े हैं, तो इवन इफ इन्फ्लेशन द हेडलाइन नंबर कम्स डाउन टू 4% और इवन 3%, इट विल स्टिल पिंच द पर्सन ऑन द ग्राउंड। I was in Delhi recently and I met with somebody who has a very large presence in UP, Bihar and Jharkhand in the retail business, और वो कह रहे थे कि वॉल्यूम्स 40-50% डाउन है, और उनकी सारी जो होप्स थी वो थी कि होपफुली यू हैव अ गुड विंटर क्रॉप, right? And then as the year progresses, you get some government spending. But I would be comfortable buying FMCG even if the rate of decline comes lower. Okay. That is the important factor. It doesn't, I think हम डेल्टा की बात करते हैं, right? जब हम EV EBITDA की भी मल्टीपल की बात करते हैं, even if companies are going from debt to cash flows, Reliance की at some level that was also the story at one point, right? The entire deleveraging story and the re-rating of Reliance. So sometimes you look at positive news points, even if they are not positive, right? If you look at Zomato, Paytm, they are talking about going to profitability. As long as you see that road, that is enough for me to buy into FMCG stocks. Okay, by the way, बैंक निफ्टी ने अभी इंट्राडे हाई लगाया और उसमें पार्टिसिपेट किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए कोटक महिंद्रा बैंक का, और यहाँ पर एक आपने मूव देखा अच्छा खासा। अच्छा, आपने कहा कि बैंकिंग तो वैसे खैर कंसेंसस है, तो इसके लिए आप डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक्चुअली बैंकिंग डिस्कस करना चाह रहा हूँ प्लीज। ICICI बैंक में करेक्शन स्टार्ट हो गई है पिछले 3-4 दिन से, मतलब पिछले 3-4 हफ्ते से। मतलब 2022 में मैं नोटिस कर रहा था कि जब भी स्टॉक में 2-3% डिक्लाइन आती थी, कोई ना कोई आगे बाय कर लेता था। इस बार ये 10% गिर गया, मतलब बहुत रेयरली देखा है मैंने पिछले 2-3 साल में कि ICICI बैंक 10% गिर जाए। कोई खास वजह या अभी भी, और ये क्या जो 2-3 साल का जो एक कंसिस्टेंट एक आउट परफॉर्मर रहा है, आगे भी रहेगा क्या? I think Anuj, you summarized it, because SBI and ICICI Bank were such outperformers. तो वहाँ पे थोड़ा पैसा लेके आप देखेंगे कि थोड़े लेसर नोन बैंक्स में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है पिछले 3-4 महीने में, एंड नॉट नेसेसरली इन्वेस्टमेंट कॉल्स बट मोर ट्रेडिंग कॉल्स, यू नो द यूकोज एंड द JNK बैंक, जहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग देख लेंगे तो आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज या FIs नहीं दिखेंगे। तो हो सकता है कि वो एक हल्का सा शिफ्ट आए, बट अनुज आई थिंक ICICI बैंक इज स्टिल गुड फॉर अ 20-25% अपसाइड इवन फ्रॉम हियर। आई थिंक उनकी लेवरेज आई थिंक करीबन 6 से 7 गुना है बिटवीन रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इतने भी वैल्यूएशंस
एक्सपेंसिव नहीं है. कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है. एंड आई थिंक फॉर अ बैंक दैट्स कमिंग टू यू एट व्हाट आई थिंक ऑलमोस्ट स्टिल अ 20%, must be a 15-20% differential. थोड़ा सही रह गया. हाँ, तो I think there is it's not a major concern. It would be, in fact, on private sector, I would say at least at NBI it would be our top pick to be playing ICICI Bank. Buy it on any decline, maybe followed by an IndusInd Bank. We would like to play a little more delta, Anuj. I think तो बैंकों की मैं बात एक्चुअली एक और कर रहा हूँ. एक तो ICICI बैंक की बात होगी. कोटक क्यों नहीं चल रहा है? कोटक में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया, वो चल ही नहीं रहा स्टॉक. So Anuj, I think there is obviously, from a management perspective, जब हम investor से बात करते हैं कि what after Uday Kotak, and some people are starting to price that in as to what role he will have incrementally on the bank, and I think where there is a little more predictability on succession planning, so to speak. It's a fantastic franchise. I think one thing that Indian banks have done is they have taken themselves to a level. I mean, it was unthinkable at one point of time to talk about an HDFC Bank without Aditya Puri. But life goes on. I think even SBI, you've had 2 or 3 very, very strong chairmen who've come. But I think that's probably the only concern, Anuj. Of course, अगर आप Kotak Mahindra Bank के presentation में देखेंगे, the kind of VNB margins the insurance company does, it is actually higher than most of the listed companies' VNB margins. The return, buy करेंगे इस dip में Kotak? I would buy into it, Anuj, because I think even the return on equity, what our estimate is for Kotak Asset Management, that would also be higher than a lot of listed companies on the mutual fund side. So I think the SOTP game fits in. I think there's probably just a little bit of, it comes up in our conversations, it's mostly a succession issue, I think. And not even that it's an issue, it's just that people are talking about it. And I think to that extent, but I don't know if this is going to outperform ICICI, SBI, IndusInd. I think Kotak and HDFC are like fixed deposits. So अगर आप, incrementally, if you want to play on the upside, you have to find high beta stocks. And then ICICI, IndusInd of the world, and SBI has fit in that bill a little bit more. So overweight on banking, and I think in the mid-cap space, I would even recommend looking at a federal bank, Anuj. Considering we are speaking about banks, Bajaj Finance पर अब क्या व्यू है? क्योंकि ये स्टॉक 2020 के टाइम पर नियरली डबल हो चुका और रिसेंटली जो करेक्शन देखने को मिला और लोग कह रहे हैं ऑफ कोर्स जो कंपटीशन शायद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आएगा, दैट इज शेकिंग द स्टॉक आउट. इज दैट इट, या फिर आपको लग रहा है नंबर टर्म्स में भी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे छोटे फिनटेक प्लेयर्स आ गए, वो भी इनका मार्केट खाने लगे हैं? आई थिंक in stocks like Bajaj Finance, when you get a reasonable correction, just buy them. It is not often that you get a chance to buy companies of this franchise, and they don't often give you corrections. Competition की जो आप बात कर रहे हैं, I think it is still too premature. I think if you're looking 10-15 years out, and अगर आप consumer durable company से बात करें, and I would actually encourage you, अगर आप कभी नीलेश गुप्ता जी से बात करें विजय सेल से, you should probably ask him how Bajaj Finance is doing on the ground. वो आपको एक hint दे देंगे कि that is the franchise which even HDFC Bank is competing with. It is not that Bajaj Finance, people are trying to catch up with Bajaj Finance in various aspects. It's a beautiful SOTP, that or Bajaj Finserv, obviously one gets a holding discount. I mean, I don't know what to say that is not already known, except to say that it's a great franchise, and I think for the kind of return on equity that it has and the pristine asset quality and the collection efficiencies that they have, the market share that they are able to hold on to, it's very possible, Harshda, 15 years from now, Bajaj Finance is the next Bajaj Finance. And people always doubted this about HDFC Bank, and right. I remember having a conversation with Rukhsar Shroff of JP Morgan a few years back in Hong Kong, and he told me the same line, that HDFC Bank is probably going to be the next HDFC Bank. So it is very, very true. It could potentially be true of Bajaj Finance also. So I don't think sitting on this chair I will say anything to add value to your viewers about it, because it is so discovered and it is so known, except that such quality stocks don't give you a chance to enter every day. Use the opportunity when you get it. The competitive intensity threat is a little too early to talk about. True. If you want to extend that, and you can extend it to anything. So लोग Paytm की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं जो RBI digital currency ला रही है, that could be a threat. Let it play out. These stocks are liquid. आपको exit मिलेगा. It's not like you're buying a UCO Bank or a Central Bank of India or an IOB जो आपको exit नहीं मिलेगा. So it's very important to know when to exit a stock. So even if something was to go wrong, and I've looked at Hindustan Lever, right?
generally, mostly, if your holding period is decent, over the last 20 years, you've never lost money in Hindustan Lever from your acquisition price. That's probably true of very few stocks in India, maybe TCS, HDFC Bank. This is definitely right up there. राहुल, आप नॉर्मली तो एकदम अच्छी हिंदी में बात करते हैं, आज कुछ थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा किसी को इम्प्रेस करने की कुछ बात हो रही है? नहीं, देख रहा है कि चलो थोड़ा बिल्कुल नहीं अनुज, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, लेकिन नहीं, कोशिश करूंगा यहाँ से। मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, नेक्स्ट वेस्ट लाइफ क्या है? एक आपका पसंदीदा स्टॉक रहा है वेस्ट लाइफ। अच्छा, मतलब अभी भी दम है उसमें, और उसके अलावा कोई और स्टॉक जो आपको आपके रेडार पर आया? अच्छा चल, 2023 का आपका एक नंबर 1 स्टॉक क्या होगा, चलिए बता दीजिए। अक्रॉस मार्केट कैप्स अनुज, अक्रॉस मार्केट कैप्स 2023, चलिए एक छोड़िए, आप 3-4 एक स्टॉक बेसिकली जो आप ऑन टॉप ऑफ रेडार रखने वाले हैं। I think Anuj, अगर लार्ज कैप्स में देखें, I would say SRF would be my top pick for 2023. I think you could potentially stand to make 20 to 25%. On our numbers, valuations are coming to you at 24 times FY24, and we are assuming, हिंदी में वहाँ से हम 20% का ग्रोथ ले रहे हैं, तो वो आई थिंक करीबन 20 टाइम पे हो जाएगा FY25 पे। तो इट्स आई थिंक 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है SRF का, बहुत ही लिक्विड है, एंड फ्लोरिनेशन में it's an absolute leader. थोड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल्स और पैकेजिंग में प्रेशर होगा, बट आई थिंक there is definitely enough levers to offset that. तो आई थिंक लार्ज कैप्स में आई वुड से SRF एक बहुत ही दमदार प्ले हो सकती है। मैं आपको हट के नाम दे रहा हूँ which you probably generally will not associate with me. I think मिड कैप्स में JB Chemicals, आई थिंक 25 से 28% की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मार्जिन्स करीबन 20% के हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है। आई थिंक फॉर अ 20% कंपाउंडिंग आई थिंक स्टॉक कुछ 18-20 टाइम पे है। इट्स नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन द वर्ल्ड। और आपका आखिरी जो आपने पूछा स्मॉल कैप, देयर आर 2 नेम्स दैट कम टू माइंड अनुज। एक है CCL प्रोडक्ट्स, हाँ जी, इसको हमने एक्चुअली इनिशिएट किया था 50 रुपए के भाव पे, मुझे याद है। आई थिंक आज 500 के ऊपर होगा, इट्स ऑलरेडी बीन अ 10 बैगर, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से 20% कंपाउंड कर सकती है, और अगला वेस्ट लाइफ ही होगा अनुज, क्योंकि 350 स्टोर पे स्टोरी अभी शुरू हो रही है, पिक्चर अभी बाकी है। आई थिंक QSR में आई वुड इवन सजेस्ट इफ यू वर होल्डिंग जुबिलेंट, आप जुबिलेंट से एग्जिट करके वेस्ट लाइफ में घुस सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है कि। लेकिन अनुज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट है कि ये मैं आपको 1 ईयर आउट जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद आपको 2 ईयर आउट भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से अगले इनसाइड द नेक्स्ट 3 years डबल हो जाएगा। ओके, 3 साल में डबल होने की तैयारी कर रहा है वेस्ट लाइफ। तो SRF, JB Chemical, CCL प्रोडक्ट और वेस्ट लाइफ। राहुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, अच्छा लगा आपसे बात करके हर बार की तरह, और थैंक यू सो मच अनुज, और फिर बात करेंगे आपसे, और बजट वाले दिन भी बात करेंगे। अच्छा, राहुल ने CCL प्रोडक्ट्स की बात की, मैं कल शो कर नहीं पाया था, उसमें एक कुछ मैं देख रहा था, कॉफ़ी के स्टॉक्स की बात हो रही थी, कॉफ़ी और ब्राज़ील कनेक्शन, चीनी और कॉफ़ी के स्टॉक्स की। तो मैं एक्चुअली कल मिस कर रहा था उस शो में होना, क्योंकि मैं एक चीज़ हर्षदा, मुझे कई लोग पूछते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को लेकर कि कोई बुक है क्या, कोई अच्छी बुक है क्या। तो एक बुक जो मैंने पढ़ी थी और जिसकी मैं रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, उस बुक का नाम है व्हेन इट रेन्स इन ब्राज़ील बाय स्टारबक्स। तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ब्राज़ील में बारिश अच्छी है तो कॉफ़ी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और ऑब्वियसली इसका मतलब स्टारबक्स के मार्जिन बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक कॉल था, लेकिन CCL प्रोडक्ट्स में इस समय ज़बरदस्त मूव। राहुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। मार्केट फिर वॉलेटिलिटी, हाँ वॉलेटिलिटी तो है अनुज, लेकिन निफ्टी बैंक का स्टडी है, 252 पॉइंट्स की बढ़त के आसपास ट्रेड करता हुआ 42,266। स्पीच हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ गए हैं। चंदन, आफ्टरनून, बताइए आखिरी 15 मिनटों का ट्रेड बच रहा है, क्या तेजी करके जा रहे हैं निफ्टी बैंक में? नमस्कार हर्षदा जी। अनुज, देखिए बाजार तो रोलर कोस्टर राइड दिखा रहा है और एक बड़े दायरे में यहाँ पे फंसा हुआ है। नीचे में नए तो 17,777 तोड़ रहा है और नए ऊपर में 18,250 के लेवल तोड़ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि डिक्लाइंस पे वापस खरीदारी हुई है, तो हम हल्का सा पॉजिटिव बायस रखेंगे। जब तक 17,777 नहीं तोड़ता है, बाय ऑन डिप के मौके ढूंढेंगे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो कहीं कि 18,123 रहेंगे। तो 17,777 से लेके 18,123 के दायरे को प्ले करने की सलाह रखेंगे। स्टॉक वाइज आप बात करो, देखें तो कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बाजार की बेरुखी के बावजूद भी यहाँ पे मोमेंटम बने। उनमें से एक है इंडिगो में काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को बना है। स्टॉक के चार्ट को देखें तो लगभग यहाँ पे 40-45 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। डिसाइसिवली स्टॉक अपने
2050 2080 के हर्डल के ऊपर होल्ड कर रहा है। इवन डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप में देखें तो 9-10% के आज लोगों के बिल्टअप हुए हैं। टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसके लिए खरीदारी की सलाह देंगे। 2100 के आसपास अभी लग रहा है, चल रहा है। 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2170 2180 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो इंडिगो पे खरीदारी, निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में काम करता हुआ नजर आएगा। गो में तेजी का एक ट्रेड इस समय लेने की सलाह साफ बन रही है। चलिए BTST STBT का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले यतिन को भी जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे डीलिंग रूम में इस समय क्या एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून अर्चना। देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकडॉवेल की, जहां आज आपको बाइंग फ्लोज दिखाई पड़ रहे हैं HNI डेस्क से, और डीलिंग रूम्स का मानना है कि ये स्टॉक में जो पिछले दिनों से हम लोग मोमेंटम वॉल्यूम देख रहे हैं ये कंटिन्यूड रहे। यहाँ वो BTST की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 880 से 890 तक के लेवल उनको दिखते हैं काउंटर पे कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में। दूसरा जो स्टॉक वीक हो गया है वो कोल इंडिया। ऑब्वियसली ग्लोबल जो कोल इंडेक्स है वो आपको 50% पीक से नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ग्लोबली हमने देखा है कि कोयले के दाम में कमी आई है। शायद इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो वेतन बढ़ाने की बात की थी, शायद वो कॉस्ट को ऐड करता हुआ दिखाई पड़े। इन जनरल आज अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9-9.5% का एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली 200 से लेकर 205 तक के लेवल्स इस काउंटर पे आ सकते हैं। तो कोल इंडिया पे आज वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं और मैकडॉवेल्स में वो खरीदारी कर रहे हैं। ओके, मैकडॉवेल्स में आप देखें खरीदारी। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैकडॉवेल्स बाय। अभी भी देखिए इस कार्यक्रम में स्टॉक डिस्कस भी हुआ था, प्रकाश सर की कॉल भी थी। मैकडॉवेल्स आपकी स्क्रीन पे 868 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ। लेट्स ब्रिंग डाउ फ्यूचर्स। अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। डाउ फ्यूचर्स 63 अंकों पर 33912 पे ट्रेड करते हुए हम क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी हल्का सा देखिए बैकफुट पे, बट स्टिल वी आर कैरिंग 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, मतलब वही लो, वही बेस जो कि हमने लास्ट 14 सेशन में 4 बार टच किया, आज 5वीं बार भी सिक्योर करके ले जा रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि कॉल राइटर्स के जोन में नहीं आ पाया, और आज का इंटरडे याद रखिएगा हाई वेल डिफाइंड है, एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो 42,300 की ट्रैजेक्टरी में नहीं जा पा रहा है बार बार, ये एग्जैक्टली 42,300 पे इसका 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है। बट स्टिल क्या कैरी कर रहा है, ये 26 दिसंबर का और 23 दिसंबर का लो डिफेंड करके जा रहा है। बेटर शेप में जा रहा है निफ्टी बैंक। मानस डाउ फ्यूचर्स को आपने देखा, निफ्टी के बिहेवियर को देखा, और निफ्टी के बिहेवियर पे ज़्यादा डेंट पड़ा निफ्टी IT का। बात का अगर आप देखें सेकंड हाफ का प्ले, आपकी अप्रोच कल के लिए क्या होगी और क्या कैरी करेंगे आप? ओके, मानस का अगर आप देखें आउटपुट, आई थिंक कुछ दिक्कत है उसमें। राजेश जी आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मैं इंडिगो को लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इंडिगो फ्यूचर नहीं लूंगा। मैं इंडिगो का 2100 का कॉल लेके जाऊंगा, यानी ATM कॉल लेके जाऊंगा। करीबन 60 रुपीज के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 50 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और सामने जो टारगेट बनेगा करीबन 85 to 90। तो मुझे लगता है जिस तरह से इंडिगो में ट्रैक्शन है, BTST के लिए सही रहेगा। तो 2100 का कॉल लेने की सलाह इंटरग्लोब एविएशन में, जिसकी चर्चा हम कुछ ही देर पहले कर भी रहे थे, और चंदन ने भी आते ही इंटरग्लोब एविएशन पर ही एक बाय कॉल दिया। चंदन, आपका STBT या BTST ट्रेड क्या है? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे इंडिगो की बात की तो वो एक ट्रेड है। उसके अलावा यदि दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो मैं मेटल काउंटर पे बात करूंगा। मेटल पे चाहे आप NMDC की बात करें या हिंडाल्को पे बात करें, दोनों में पॉजिटिव व्यू है। NMDC आप देखोगे मल्टीपल जो रेजिस्टेंस है उनके ऊपर होल्ड कर रहा है। स्टॉक अपने लगभग 15-17 महीने के हाईएस्ट लेवल के आसपास चल रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मेटल है इस बाजार में अपने आप को थामे हुए है। जरूर आज एक बड़ा मूवमेंट हुआ है, बड़े बिल्टअप भी यहाँ पे हुए हैं। वॉल्यूम्स है वो कंपैरेटिवली एवरेज वॉल्यूम से डबल हुए, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। 125 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 133-135 तक की अपसाइड बढ़नी चाहिए। तो इंडिगो के अलावा NMDC मेटल से एक ऐसा काउंटर रहेगा जहाँ पे पॉजिटिव सजेशन की सलाह रहेगी। NMDC में एक अच्छा मौका, 4% ऊपर, और यहीं पर आप तेजी करके चले, और इस पर राहुल शर्मा भी एक बुलिश व्यू दे रहे थे। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या है? मेरा ट्रेड है बैंकिंग क्षेत्र से। मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र कल ऊपर होना चाहिए। आज सुबह ही लग रहा था मुझे कि ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग और निफ्टी में देखा जाए तो बैंकिंग स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने चुना है बैंकिंग क्षेत्र से। वो है कोटक महिंद्रा का। ट्रेड करा है 1804, सेटअप बहुत बढ़िया है। डिप कॉल 1790 तक बाय है।
टारगेट 1820 से 1830। कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक आपका कन्विक्शन कॉल होगा, आप कैरी करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। मानस, ये प्रश्न मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ आपका, अगर आप देखें आउटपुट फ्रीज हो गया था, लेकिन अब उसका उत्तर दीजिएगा। आपका कन्विक्शन कॉल कल के लिए क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, कल के कम्युनिकेशन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, उस ब्रेकआउट पे काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक 1394 ये कैश लेवल्स हैं, 1394 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि 1475 तक के भाव आपको टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, आपके अगर आप देखें टाटा कम्युनिकेशन आज सुबह से अगर आप देखें जिस स्टॉक पे सब्सटेंशियल अगर आप देखें टाइम बिताया है टेक्निकल एनालिस्ट ने, वो यही है। और वाकई अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, टेक्स्ट बुक जिसे रीड करना हो आप उसको तो करिएगा 21 जनवरी 2022 से मोटा मोटी अगर आप देखें 11 जनवरी 2023, यानी लगभग एक साल का अगर आप प्राइस को कंसिडर करें, रीड करें, तो यस एक बहुत शानदार ब्रेकआउट। इसका ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है करीब 1587, यानी मैं अगर आप कहें कि मैं एक सडनली ऑल टाइम हाई की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक कोई बहुत जो कहते हैं ना महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस नहीं है। हिंडाल्को पे बात काफ़ी हुई, इंडिगो पे काफ़ी बात हुई। लेट्स चेक पीएनबी वंस मोर। पीएनबी ने अगर आप देखें आज अच्छी एक क्लोजिंग दी है अब ऑल मूविंग एवरेजेस। राजेश सतपुते जी हल्का सा पीएनबी भी अपनी कमेंट्री रखिएगा। एक बार ये सिंक नहीं हो रहा है। आप देखिए निफ्टी बैंक कहाँ गया, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे जो 42202 पे है 50 डे पे ट्रेड कर रहा है, और पीएनबी इवन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज कोलैप्स करने को तैयार नहीं है। पीएनबी को कैसे रीड कर पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि पीएनबी एक कंसोलिडेशन में है। देखिए ये 1020 को रिस्पेक्ट कर रहा है, 1020 डे में, यानी जो मूविंग एवरेज हम जब बात करते हैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। पर यहाँ पे जो ब्रेकआउट है यानी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये 58.50 ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा फ्यूचर्स में। तो मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी जब तक ये 5850 को क्रॉस नहीं करता तक वो कन्विक्शन और आप कह सकते हैं वो शॉर्ट कवरिंग नहीं पीएनबी में ट्रिगर होगी। तो ये कंडीशनल होगा, अगर इस लेवल के पार जाता है 5850 तो डेफिनेटली हम लॉन्ग करेंगे, पर एट दिस लेवल मुझे लगता है थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे। काफी वॉलेटाइल रहा है आज का सत्र। अब लग रहा था कि 17,900 के ऊपर क्लोज देखने को मिलेगा, फिर से हल्का सा दबाव स्पेशली निफ्टी पर। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास ट्रेड आप कैरी करने के पक्ष में है क्या? हमें लग रहा है कि ये उठापटक वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले समय में भी, और अगर एक थोड़ी बहुत निवेश लायक अगर कोई रणनीति बनानी है तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में डाइवर्सिफाइड कंपनी है एल&टी, काफी बड़े बड़े कारोबार में ये कामकाज करती है और बैलेंस शीट पर योगदान आता है इसका। और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत मध्यम अवधि का भी नजरिया हो तो एक अच्छा विकल्प होगा। और नतीजों को लेकर के मुझे लग रहा है जिस तरीके से दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे एल&टी के, उससे बेहतर नतीजे आने में की संभावना है। एल&टी वाकई अगर आप गौरांग जी के इस कॉल के पीछे अगर आप डेटा भी देखें, आई मीन मैं जनवरी के जितने भी सेशन रहे उसमें सबसे कमांडिंग पोजीशन में अगर कोई स्टॉक फ्यूचर कैपिटल गुड्स में है तो वो यही है, सारे एवरेजेस के ऊपर, और एक बहुत स्ट्रांग बेस इसने दिसंबर की एक्सपायरी और जनवरी की बिगिनिंग के बीच में 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास बनाया। दैट्स गुड। कॉल्स मोर और लेस सारी कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए, आज क्या मार्केट ब्रेथ है इस वक्त, और हम जब कल के लिए अपने लॉन्ग्स कैरी करें या शॉर्ट कैरी करें उसके पीछे अगर आप देखें तर्क कुतर्क की सारी बातें कर लेते हैं। लॉन्ग 62, स्टिल अगर आप देखें शॉर्ट्स की संख्या ज़्यादा है, 92 शॉर्ट्स, 14 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग 25 में। अब देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स क्या है, इंडेक्स को संभालने वाले और ना संभालने वालों का अनुपात क्या है। टाटा कम्युनिकेशन, एनएमडीसी, आईओसी, मैक्स फाइनेंशियल्स, इंटरग्लोब एविएशन, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। ओके दैट्स फाइन। लेकिन शॉर्ट कवरिंग में एचपीसीएल, आई मीन ओएमसीज में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टीसीएस अगर आप देखें, बिरला सॉफ्ट, मन्नापुरम। अगर आप इस पूरी स्लाइड में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग है तो टाटा कम्युनिकेशन, एनएमडीसी, मैक्स फाइनेंशियल और टीसीएस। याद रखिएगा पूरी अर्निंग सीजन अगर आप देखें शुरू होने से पहले अगर सबसे मतलब अच्छी कमांडिंग पोजीशन में कोई स्टॉक फ्यूचर जा रहा है तो वो है टीसीएस, अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल। शॉर्ट बिल्डअप, भारतीय एयरटेल, आज का एक्सीडेंट, लॉरस लैब, एसआरएफ। याद रखिएगा एसआरएफ केमिकल बास्केट में द वीकेस्ट स्ट्रक्चर। यूपीएल कहाँ था, टाटा केमिकल कहाँ था, लेकिन एसआरएफ ने, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि इस क्लोज के साथ एसआरएफ
22 जुलाई 2022 के बाद यानी मोटा मोटी 6 महीने के लोज पे क्लोज हो रहा है। दिस प्राइस इज ऑलमोस्ट 6 मंथ लोज। बायोकॉन, यस बायोकॉन डिस्कस करना हम शायद भूल गए इस कार्यक्रम में, और बायोकॉन याद रखिएगा आज 251 पे यस 7 अप्रैल 2020 के बाद का सबसे लोवेस्ट लेवल। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, जरा बायोकॉन का चार्ट लेके आइए एक बार, ये डेटा हमने मोरलेस देख लिया। इस प्राइस का मतलब क्या है मालूम है? 251 का बायोकॉन। दैट मीन्स जो फार्मा की रैली थी ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, उसमें बायोकॉन ने 240 से लेकर लगभग 486 रुपए का मूव दिया था। आज इस स्टॉक ने पूरा कोविड, पोस्ट कोविड एंड आफ्टर कोविड, जो भी कह लीजिए, मतलब 3 अध्याय थे, उन सारे गेन्स को सरेंडर कर दिया। मानस 240 या फिर 210, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? देखिए पहले से ही ट्रेंड नेगेटिव था, हालांकि अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है जिसके टारगेट करीब 235-236 के आसपास आते हैं। तो करंट लेवल से 15-20 रुपए का डाउन साइड आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। 2 कंडीशंस है, अगर ये 260 रुपए के अब ऊपर जाए तभी आपको खरीदारी करनी है, और या तो अगर ये 235 के आसपास सपोर्ट लेता है, वहां पर आपको कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तब आपको बाउंड बैक लिए प्ले करना है। इन बिटवीन यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जी हाँ, बायोकॉन अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा पेन में, और 1-2 स्टॉक्स और लेके आते हैं जो कि शायद थोड़ा सा पेन में है। फार्मा आज जानते हैं जो हुआ है, वो तो मैं खैर इस बायोकॉन के जरिए आपको बता ही चुका हूँ। और कुछ स्टॉक्स याद रखिएगा, टाइटन ने एक अच्छा क्वार्टरली अपडेट दिया था, बट बाजार ने अगर आप देखें उसको कंप्लीटली नेगेट कर दिया। और आप देखिए जनवरी एक स्ट्रॉन्ग मैरिज सीजन के बावजूद स्टॉक कोलैप्स होता हुआ, स्ट्रॉन्ग गोल्ड प्राइसेस के बावजूद अगर आप देखें स्टॉक कोलैप्स होता हुआ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। याद रखिएगा ये क्लोज आ रहा है बिलो 200 डे मा आफ्टर 15 जुलाई, यानी लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद आज टाइटन एक बहुत ही बुरी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और बताता हूँ मैं आपको जो चीज़ काफ़ी गलत थी बाजार में आज, एक तो था केमिकल बास्केट में SRF, देन बायोकॉन, देन टाइटन। और अगर आप कुछ स्टॉक्स को देखें, सिप्ला ने आज एक बड़े अंतराल के बाद 6 महीने के बाद 200 डेमा को छुआ। उसके बाद अगर आप लॉरस लैब को देखें तो आज इसने अपना इस दौर का नया लो क्रिएट किया। मतलब मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट्स हैं उसमें अगर आप देखें इस दौर का लो स्पेशली पोस्ट नवंबर 2021 नया लो था। और अगर आप देखें फार्मा स्पेस में दिवीज लैब, याद रखिएगा आज इसने भी अपने सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया। तो फार्मा में आज पेन विजिबल था। निफ्टी बैंक ने अपनी पूरे दिन जुझारूपन कायम रखा, लेकिन निफ्टी ने सरेंडर किया। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं, उसके बाद हर्षता के पास चलेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल, ये स्टॉक आज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक देके आज डे हाई के आसपास बढ़ता हुआ क्लोज होता हुआ। और एक और स्टॉक लेके आइएगा जिसका मैंने जिक्र कुछ दिन पहले किया था, जब मैं OI की समरी बता रहा था आपको, वो था आपका OMCs का चंक, IOC, BPCL और साथ ही साथ अगर आप देखें HPCL सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ते हुए। एक बार प्रकाश सर जरा IOC के चार्ट देखिएगा, अबाव 83, इसका प्रोजेक्शन क्या लग रहा है आपको? मुझे IOC, BPCL और इंडियन ऑयल सब अच्छे लगते हैं, सॉरी HPCL अच्छे ही लगते हैं। इनफैक्ट जो मूव बना है आज IOC में बहुत बढ़िया है, 83 ट्रेड कर रहा है। इसके साथ देखा जाए तो नियर टर्म टारगेट करीब 87 के हैं। यहाँ पर 85 और 87 के बीच में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मोमेंटम तो है, इसलिए मैं कहूंगा राइट द ट्रेंड, स्टॉप लगाइए 82 का, हो सकता है 85, 87 चला जाए, लेकिन अप ट्रेंड पर है इंटैक्ट। इनफैक्ट ट्रेंड पर कायम है IOC, BPCL का कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे और आज HPCL भी तेजी की तरफ ही बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा फटाफट एक बार चंदन आपसे इजाजत ले, उससे पहले एक बार PVR का पर व्यू दीजिए। करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले हैं, खरीदारी लौट रही है, लेकिन ये भी बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार दिखाता है। अर्षिता जी, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है PVR का बॉटम बन चुका है। इस वीक का जो लो था वो लगभग 1630 के आसपास था, लास्ट वीक 1616 था, उससे पहले 1608 था। तो हायर लोज के बेस से मल्टीपल सपोर्ट के फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि इस लेवल से काफी बार ये काउंटर घुमा है। और मैकेनिकल इंडिकेटर्स पे देखें तो वीकली और डेली दोनों में एक बुलिश क्रॉसओवर और बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में काफी बिकवाली थी। रिसेंट के स्विंग में देखें तो 1920 से लेके स्टॉक लगभग 1616 तक घटा था। तो अब डाउन साइड एक बार क्लियर हो रहा है, हल्का सा बाउंस बनना चाहिए। 1660 के आसपास के सपोर्ट है, एक बार के लिए आपको इसमें 1770
1800 तक के लेवल बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक बार के लिए बॉटम बना है, बाउंस बन सकते हैं और उसके लिए प्ले किया जा सकता है। में एक मौका 1702 1718 20 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 2% ऊपर काउंटर। इनफैक्ट आज निफ्टी बैंक ही दरअसल मूड में था तेजी की तरफ बैठने के, बाकी सब ऊपरी लेवल से हल्के होते हुए। आखिरी 2.5 मिनट बचे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे 17,976 दिन का हाई, और उसके बाद अब आप देखेंगे 17,891 के आसपास इस समय ट्रेड देखने को मिला है। तो जो मिड डे में स्पाइक देखने को मिला था या फिर कारोबार के आधे घंटे बाद जो स्पाइक देखने को मिला था उस पर हम वापस नहीं लौटे हैं, और 900 के ऊपर टिक पाना क्लियरली थोड़ा सा आज मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक 42,300 तक गया था, लेकिन अगर हम 42,230 के आसपास भी टिक रहे हैं, एक अच्छी क्लोज मानी जाएगी। 2.25% तक के बढ़त है, 200 पॉइंट तक की बढ़त है, बेग योर पार्डन। आप देखिएगा निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी में लग तो रहा था कि आज रुझान अच्छी तेजी का बनेगा, लेकिन आखिरी आधे घंटे में यहाँ पर ऊपरी लेवल से पोजीशन थोड़ी बहुत हल्की हुई हैं। 0.5% से कम के गेंस, अब सिर्फ 80 अंकों तक का ही इजाफा यहाँ पर रह गया है। तो यहाँ पर कुछ कूल ऑफ देखने को मिला, लेकिन निफ्टी का मेटल इंडेक्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर दरअसल एक तरफा तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। हिंडाल्को हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, वेदांत जैसे काउंटर्स, इन सब की बदौलत वो इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, और यही वो दरअसल पॉकेट रहा है जहां पर ज्यादा मजबूती आज के दिन बनती दिखाई दी। 1-1.5% का इजाफा इन सारे स्टॉक्स में। इधर एनएमडीसी भी देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा अच्छी खासी तेजी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल पोजीशंस खड़ी हुई हैं। 4.5% ऊपर ये काउंटर, नैल्को, सेल, ये सब थे तेजी की तरफ मिड कैप्स में, जहां पर आज के दिन खरीदारी बनती दिखाई दी। अब आप आइए बैंकों पर। बैंकों में जहां पर निफ्टी बैंक 200 पॉइंट ऊपर है, सबसे ज्यादा जो कंट्रोल में था आज दरअसल स्टॉक वो ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक था। एचडीएफसी बैंक उससे ज्यादा बड़े मूव्स दिखाने में कामयाब था। अगर वो नहीं होता तो शायद हम निफ्टी बैंक में इतनी अच्छी तेजी नहीं देखते। एचडीएफसी का चार्ट आज ज्यादा मजबूत आपको दिखाई देगा, 1-1.5% तक का इजाफा। निचले स्तरों से आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी जरूर देखने को मिली, 0.5% के गेंस। लेकिन आप जो छोटे बैंक है, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब पर भी अगर ध्यान देंगे तो वहां पर भी थोड़ा सा ट्रेंड तेजी का ही बना है। 2 से 3% तक के गेंस वहां पर देखने को मिले हैं। छोटी टिकट साइज ऑफ बैंक्स में हमने देखा है अच्छी खासी खरीदारी आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है। जो नहीं चला वो ऑफ कोर्स भारती एयरटेल है। भारती एयरटेल को एक तगड़ा झटका मिला जब जेपी मॉर्गन ने इनको डाउनग्रेड किया है। 3.5% के नुकसान पर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। हाउएवर जेपी कहता है कि ये स्टॉक पर वो अंडरवेट रहेंगे। 710 के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से आगे 50-55 रुपए की और गिरावट देखने को मिल सकती है। और जब तक ये कंपनियां अब टैरिफ हाइक नहीं करती और कोई बड़ा इवेंट नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक आज दरअसल मझधार में या फिर बिकवाली की ग्रिप में। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जो क्लियर कट आपको उदाहरण देगा कि क्या बढ़ा और क्या घटा आज के दिन। हिंडाल्को के साथ साथ हम बात कर रहे थे आज फार्मा कंपनियों की, जहां पर सन फार्मा 1.5% ऊपर है। यहां पर कुछ तेजी के अंश जरूर देखने को मिले हैं। आज दरअसल सहारा जो है ना वो मिला है टीसीएस की तरफ से। टीसीएस अच्छा खासा भागा। टेक महिंद्रा में डिसेंट गेन्स देखने को मिले। इन्फी और एचसीएल टेक नंबर से पहले पॉजिटिव थे, लेकिन एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिला। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आएंगे। लेकिन क्या गिरा है आज क्लोजिंग पर? भारती सिप्ला डीवीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचयूएल जैसे काउंटर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाग नहीं लेना आज के इस मूव में, वो भी दरअसल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है, दबाव इनकी तरफ से आया। 17,890 ये फिलहाल क्लोज का स्तर है। 24 अंकों की गिरावट पर निफ्टी को हम फिलहाल छोड़ जा रहे हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से सीधा सौदा में आशीष और साथ ही साथ नीरज के बीच का जो मुकाबला था उसमें रिटर्न्स क्या बनते हुए दिखाई दिए हैं। आशीष ने सिगाची पर एक सेल कॉल दिया था, 4.5% टूटा वो काउंटर। बीईएल, डेटा पैटर्न्स, टाटा मोटर्स, ये तेजी वाले ट्रेड्स, लेकिन आधे से 1% तक की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। अब नीरज की टीम में देखिए आउट परफॉर्मेंस। हिंडाल्को भागा है, हिंदुस्तान कॉपर भागा है, सीएसबी 1% का इजाफा, गोल्ड का फायदा, और वेदांत में 0.5% तक के गेंस दर्ज हुए। ये रहे आज के आउट परफॉर्मर्स सौदा की तरफ से। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कल सुबह हर रोज की तरह वीरू, आशीष में और नीरज आपके साथ होंगे ठीक 7 बजे। जायजा लेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अपडेट का, मार्केट के सेटअप का और ऑफ कोर्स ताजा खबरों का। नमस्कार। नमस्कार।